मैंने कंपनी ज्वाइन की थी, मुश्किल से 10,000 कस्टमर थे हमारे पास. टुडे द कंपनी हैज 60 लाख कस्टमर्स. दैट इज द चेंज इंडिया हैज सीन. 1999 क्या हो रहा था? तुम्हारे क्लाइंट थे, किसी ने बोला यार इन्फोसिस खरीदी, 1 लाख का 10 लाख हो गया, 10 के 20 हो गए, 20 के 40 हो गए, एफडी तोड़ी अपनी, वो 40 लाख का 1 करोड़ हो गया, वो 1 करोड़ अगले दिन 2 हो गया, 2 का 4 हो गया, वो खरीदा, वो ऊपर चला गया. देन द मार्केट करेक्टेड, इट केम टू अ पॉइंट हिज एंटायर कैपिटल वाज लॉस्ट. आपको अगर पता नहीं है, मैं एक बात बोलता हूँ कि बोरोड कन्विक्शन में कभी पैसा नहीं बनता. आपको किसी ने बोल दिया ले ले, आपने ले लिया, उसने तो बेच दिया बट आपने अभी भी रखा हुआ है. वॉरेन बफे यूज्ड टू से, First rule in investment is don't lose. And the second rule in investment is don't forget the first rule. And that's all the rules there are. Why Kotak? व्हाई कोटक? सो मैं कई जगह स्टोरीज बोलता हूँ. कोटक, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी में सब में फर्क क्या है? वी आर द ओनली एंटिटी 2019-20 द नंबर ऑफ 4 करोड़ डीमैट अकाउंट. आज वो नंबर कितना है? 21 करोड़. वो इसलिए हो गया, कोविड में मार्केट क्रैश किया, पीपल आर सिटिंग एट होम, दे स्टार्टेड ओपनिंग अकाउंट्स एंड दे स्टार्टेड मेकिंग मनी. 3-4 साल का लीनियर बुल रन था. व्हेन यू मेक मनी, योर कॉन्फिडेंस कीप गोइंग अप, यू कीप इन्वेस्टिंग एंड यू आल्सो कीप टेलिंग योर कलीग्स, योर फ्रेंड्स, योर फैमिली अकाउंट खोलो. When the discount brokers came in, a lot of the legacy players ने बोला था कि pricing sustainable ही नहीं है, ये बंद हो जाएंगी. दो चीज़ थी. आई थिंक द इंडस्ट्री वाज इन डिनायल. तो मेरे से पूछेगा तो प्रॉब्ली आई वाज आल्सो इन डिनायल कि अरे 20 रुपए तो क्या कर लेंगे. आपकी सबसे पेनफुल गलती क्या थी? यार बहुत गलतियां करी हैं. आज के पॉडकास्ट में हम 1999 से लेकर 2026 में क्या हुआ था स्टॉक मार्केट की दुनिया में ये समझते हैं. राइट फ्रॉम द .com बबल टू द लेमन ब्रदर क्राइसिस टू कोविड, एंड आज हम करेंटली कहाँ हैं. कैसे हम 5 साल पहले सिर्फ 4 करोड़ अकाउंट्स में थे और आज इंडिया में 20 करोड़ से भी ज़्यादा डीमैट अकाउंट हुआ है. पूरी जर्नी जो कोटक नियो ने ली है लास्ट 26 सालों में, डिस्काउंट ब्रोकर और कंपटीशन से कैसे फेस किया, ऑल ऑफ दैट इन टुडेज पॉडकास्ट, अ ब्रिलियंट बिजनेस केस स्टडी ऑन हाउ अ टेक बिजनेस इज बिल्ट. सो ट्यून इन. 90 to 99 बस थोड़ा सा कवर अप कर दो. आई एम श्योर यू हैव रेड अबाउट इट कि क्या हुआ था उस डिकेड में. देन वी विल गो टू द .com बबल. What I understand of those time was, I think came from some of the examples which I met lot of people. So एक कहानी थी, मेरे को एक मेरे एक सीनियर थे इन वन ऑफ द फर्स्ट जॉब्स दैट आई हैव डन इन पुणे. हाँ. उसमें सीमेंट के शेयर्स बहुत भागते थे. हाँ. Whatever that name was, he bought that share. That share doubled and it trebled and it became 10 times and 15 and 20. क्रेजी. वो उसने कोई 100 रुपये का शेयर लिया था, वो कोई 1200 या 1300 का हो गया. एंड व्हेन आई मेट हिम इन 1999, ही सेज के शेयर अभी भी मेरे डीमैट, मतलब उस समय मेरे पास अभी भी है, बट द प्राइस इज व्हाटएवर 1 रुपी और 2 रुपी. सो आई थिंक दैट इज व्हाट हैपेंड इन दैट in those times. And again, I think Scam 1992, that movie gives a good understanding of what happened in those times. तो अगर आपने वो सबने देखी है वैसे तो, I think that gives you a sense of what happened, the kind of money which went into the market. वो market उस समय तैयार नहीं थी इतना पैसा लेने के लिए. So उस market में हुआ क्या था, if you can explain? in short हुआ ये था कि I think हर्षद मेहता, I think at that point of time took loans on from banks, private sector, public sector banks like SBI and all, and put a lot of money in the stock market, which was at that point of not capable of managing this kind of money. जब supply of money becomes too much and the demand of money is not there, share price tend to go up. Correct. So I think that is what broadly happened. Loans लिया, सारा पैसा उसके अंदर डाला, inflate किया मार्केट को, shares ऊपर गए, but ultimately it was a bubble because the price जो शेयर का होना चाहिए उससे कई गुना वो शेयर प्राइस ऊपर चला गया. एंड इट वाज बाउंड टू करेक्ट. आई थिंक दिस इज व्हाट वी हैव सीन इन द मार्केट. जब भी मार्केट ओवर वैल्यूड होती है, मार्केट करेक्ट करती है, बट आई थिंक उस समय का जो बबल था वो कोई डिफरेंट प्रोपोर्शन का था, डिफरेंट स्केल का था, एंड इट अल्टीमेटली बस्ट. सेम हैपेंड इन .com 1998 to 2000. वो .com में अगेन saying .com, the money went into .com in a proportion that .com was not ready for. I remember a few shares like Aftec and which went up some 20, 30, 40, 50 times. Ultimately, they crashed. HFCL was one of the shares at those points of time. But I think when too much money chases too little supply of shares, markets go up. But ultimately the bubble burst because ultimately it is all about valuation. इस स्टॉक की कीमत इतनी है, इस कीमत से अगर ऊपर जाएगा तो it will correct back, उस कीमत से नीचे जाएगा तो it will correct back. That is how
शेयर्स आर सपोज टू वर्क, Equilibrium एक होता है। उसकी इक्विलिब्रियम प्राइस है, अल्टीमेटली इट हैज़ टू रिवॉल्व अराउंड दैट प्राइस. जब मार्केट्स की वैल्यूएशंस ऊपर जाती है ना, इक्विलिब्रियम ऑल्सो चेंजेस. इफ द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी इज रियली गुड, वो इक्विलिब्रियम का लेवल भी ऊपर जाता है. करेक्ट. But yeah, shares sometimes get overvalued, sometimes get undervalued. If you buy when the shares are undervalued, your chances of making money in the market थोड़ा ज़्यादा हो जाता है. आपने 100 रुपये का शेयर अगर आपने 80 पे खरीद लिया, तो एक तो अपने आप 100 पे आएगा, एंड अगर उस समय कंपनी अच्छी परफॉर्म कर रही है तो 120 पे भी चला जाएगा. बट इफ़ यू बाय अ शेयर ऑफ 100 एट 120, इट विल बी डिफिकल्ट फॉर इट टू गो टू 140 बिकॉज वो प्राइस उसका 100 है. इवन इफ इट परफॉर्म्स वेल, आफ्टर अ ईयर इट विल बिकम 120 एट द प्राइस दैट यू हैव बॉट. सो आइडिया बाजार में सब चाहते हैं कि थोड़े अंडर वैल्यूड शेयर्स खरीदें. वेरी डिफिकल्ट फॉर एनीबडी. मैंने भी ये गलतियां बहुत बार की है कि चीप शेयर्स खरीदूं. बट आई थिंक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम व्हाट यू काइंड ऑफ ट्राई एंड अंडरस्टैंड इज बाय ग्रेट क्वालिटी स्टॉक्स and keep them over a period of time. I think you will make reasonable amount of wealth. Then I got my first job in Pune. It was a manufacturing company. That is the time really I got the understanding of the market. मेरा एक colleague था वहाँ पे. While I had done a CA, मेरा interest in stock market really grow किया. There was a colleague of mine, दीपक नाम था उसका, and he was deep into the markets. तो वहाँ से धीरे धीरे देख के, उस समय डेटा भी अवेलेबल नहीं था. You couldn't research the company so well. आजकल जो डेटा है इट इज़ डिसप्रपोर्शनेट. आज की डेट में मैं कहूँगा कि जो आपके पास डेटा है इट इज़ मोर देन व्हाट यू एक्चुअली नीड टू इन्वेस्ट इनटू द शेयर्स. पर उस समय डेटा नहीं था. तो तब कैसे इन्वेस्ट करते थे? देख, इन्वेस्ट तो उस समय वैसे ही करते थे जैसे आज करते हैं. लार्जली मोस्ट ऑफ द पीपल दे होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल तुझे शेयर इन्वेस्ट करना है, जनरली यू विल लुक एट योर इकोसिस्टम एंड से मेरे इकोसिस्टम में कौन ऐसा आदमी जो थोड़ा समझदार है. करेक्ट. ये स्टॉक जानता है. तो आई हैड दैट फ्रेंड इन द फॉर्म ऑफ दीपक. आई कॉपीड हिज ट्रेड्स टेक्निकली. जो वो लेता था वही मैं लेता था, जो वो बेचता था मैं बेचता था. एंड ही वॉज माई कोलीग सिटिंग इन द सेम ऑफिस, मीटिंग डे इन डे आउट, एंड ही इज अ गुड फ्रेंड. सो आई थिंक शुरू में तो वो कॉपी ट्रेड इज द वे आई स्टार्टेड माई लाइफ. एंड आई थिंक दैट इज हाउ 99% ऑफ द पीपल गेट इनटू द मार्केट. कि पहला टिप जो है वो कोई दोस्त देता है, कोई रिलेटिव देता है, कोई एक्वेंटेंस, कोई कोलीग, ये स्टॉक ले ले बहुत बढ़ेगा, ये स्टॉक ले ले ये बढ़ेगा. एंड दैट इज हाउ योर फर्स्ट इन्वेस्टमेंट हैपेंस. माय इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक्स वाज नो डिफरेंट. इंटरेस्टिंग. बट आई थिंक माय नेक्स्ट जॉब वाज कोटक सिक्योरिटीज. शुरू पैसे कमाए फिर इस पे कि नहीं? उस समय कमाए इफ आई रिमेंबर करेक्टली. तभी दीपक का नाम याद है. No, he's a good friend even now. I think we are very well connected. He's in US now. Okay. But I think उस समय पैसा बनाया and बहुत जल्दी 3-4x बनाया. Crazy. कितने टाइम में? In a period of about a year and a half. बट उस टाइम के लिए तो बहुत ही .com था. मतलब वहाँ पे रोज भागता था. ऐसा लगता था कहाँ से भी लेके आओ और पैसा डाल दो. जॉब छोड़ दो ये करो टाइप्स. जॉब छोड़ दो ये करो. बट आई थिंक गुड पार्ट ये हुआ कि somehow I was able to exit at a little higher level. थोड़ा गिरा भी तो मैंने एग्जिट कर लिया. It was not that everything crashed. Technically जो मैंने डाला था ultimately it came down to the same levels that I had invested in. But I was lucky enough to exit at the higher levels. But it was more luck than anything else. मतलब कोई दिमाग नहीं लगाया और पैसा बन गया. So that was what happened initially. You now realize what I did was complete luck. उस समय तो ऐसा लगता था यार मैंने अपना दिमाग लगाया है, मैंने खरीदा, मैंने बेचा. वो अब समझ आ रहा है कि यार लक ज़्यादा था, दिमाग तो कम लगाया था. क्या बोलेगा? नहीं, इम्पोर्टेंट पॉइंट. मतलब लॉस हो जाता तो शायद आप करती नहीं फिर. और स्टॉक बिल्कुल बहुत होता है, साइकोलॉजी का बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है. Absolutely. It is important that your first few trades go well. If you will see lately, जो अभी लास्ट 5-6 साल में देखा, why the number of investors have grown from a 3-4 crore number. 2019-20 the number was 4 crore डीमैट अकाउंट्स. आज वो नंबर कितना है? 21 करोड़. 21 करोड़. 4 करोड़ डीमैट अकाउंट्स have become 21 करोड़ प्लस. It's like 5x. It is like 5x. And वो क्यों हो गया? वो इसलिए हो गया क्योंकि मार्केट वाज अ लीनियर ग्रोथ. कोविड में मार्केट क्रैश किया. People were sitting at home, they started opening accounts. Correct. And they started making money. Technically 3-4 साल का linear bull run था till 2024 September. Markets came 26,000 from a low of I think 8-9,000. तो I think 3x हुआ market. कुछ stocks तो कितने टाइम ऊपर गए. बिल्कुल. When you make money, your confidence keeps going up, you keep investing.
and you also keep telling your colleagues, your friends, your family account खोलो और पैसा करो और बनता करो, है. वर्ड ऑफ माउथ बहुत तेज होता Word of mouth बहुत था. तो I think this word of mouth has led to the markets becoming, and I will also give it to content creators. While I talk the other side of the content creators as well, देखा है but I think content creators have also played a big role in making the market what it is today. है. एजुकेशन अवेयरनेस बहुत स्प्रेड करी. Awareness तो बहुत हुआ. I am little suspect about the quality of that education being given by so many, but yeah, there are a lot of genuine ones as well. But yeah, YouTube, the social media, I think they really helped awareness. I think यही सब लेके आए. हाँ मतलब आई हैव बीन बोर्न इन द क्रिएटर इकोनॉमी, तो मतलब मैं तो बिल्कुल, पढ़ के देख के बिल्कुल, अंकुर को देख के रचना मैम को देख के इनसे देख के सीखता हूँ, इनके साथ ही काम करता हूँ, तो मतलब बिल्कुल, बिल्कुल. बहुत ही है. कमिंग बैक टू 1999, फिर मतलब क्या हो रहा था? डॉट कॉम बबल का क्या हुआ था इंडिया में, इम्पैक्ट क्या हुआ था? So dot-com bubble bust हुआ, I think 2000, 2001. And again the prices crashed. There was one person at the time of 94, which was Harshad Mehta, and there was one person at this point of time as well, Ketan Parikh. केतन पारेख. So Ketan Parikh, again, I think this Ketan Parikh was the main guy, and he had the entire community with him who used to invest into this stock. And stock जब ऊपर जाता है, then retail jumps in. थोड़ा सा हमारे हर्ड मेंटालिटी तो होता ही है, स्टॉक ऊपर जा रहा है अंदर घुसते जाओ. हर्ड मेंटालिटी, हाँ. And because of that herd mentality, everybody got in. I was also a herd mentality guy only. I was just lucky that I made money. आप तब कितने 27-28 साल के थे आप तब? मैं उस समय 28 साल का था. मैं उस समय 28 साल का था. एक स्टोरी बोलता हूँ. एक हमारे क्लाइंट थे, रवि जी नाम था उनका. इन दिल्ली आई वाज विद कोटक व्हेन आई जस्ट जॉइंड. तो मेरे को मिलते थे. आई जॉइंड इन 2002 एंड good guy, had his own, he was a professional running a very nice business of his own. And मुझे अपनी कहानी बताते हैं कि आशीष बहुत अच्छा चल रहा था, अपने बिजनेस पे फोकस था. किसी ने बोला, दोस्त ने, यार इन्फोसिस खरीद ले. और मैंने इन्फोसिस ले लिया. वो यार 1 महीने में डबल. तो समझ आया तुम इतना मेहनत करते हो पूरा महीना और पैसा बनाना इतना मुश्किल है साल के, यार ये तो आसान है, 1 महीने में डबल. तो कह रहा वो इन्फोसिस के साथ सत्यम आ गया, बहुत सारे स्टॉक आ गए और 1 लाख का 10 लाख हो गया, क्योंकि लगा इजी है, पैसा था सारा इधर चला गया. वो 10 के 20 हो गए, 20 के 40 हो गए. कह रहा फिर समझ आ रही मैं कर क्या रहा हूँ, एफडी में लगा के बैठा हूँ. देन मैंने थोड़ी एफडी तोड़ी अपनी, क्योंकि वो ज़माना वो था कि लोग एफडी में पैसा डालते थे. कहता वो एफडी का पैसा भी स्टॉक मार्केट में चला गया. वो 40 लाख का पोर्टफोलियो शायद 1 करोड़ हो गया. वो 1 करोड़ अगले दिन 2 हो गया, 2 का 4 हो गया. The money was growing very fast at that point of time. वो 2-3 साल में पैसा बहुत मल्टीप्लाई किया. एंड क्या ये बेचा, वो खरीदा तो वो ऊपर चला गया, जो खरीदा वो ऊपर चला गया. कहता है देन द मार्केट करेक्टेड. जब करेक्ट होता है तो ऐसा लगता है कोई नहीं ऊपर जाएगा. इट करेक्टेड, इट केम टू अ पॉइंट जहाँ मार्केट इतना करेक्ट हो गया कि द इंटायर मनी दैट आई हैड मेड, आई हैड लॉस्ट अ वेरी सिग्निफिकेंट पार्ट. एंड इन बीच में क्या होता है, लोग लेवरेज भी कर लेते हैं. तो कह रहा थोड़ा लीवरेज भी हो गया. अभी 100 रुपये मेरे थे, 100 रुपये मैंने लेवरेज कर दिए, 200 हो गए. तो लेवरेज समझा दो ना क्या होता है. लेवरेज जनरली क्या होता है कि यू कैन टेक अ लोन टू इन्वेस्ट इनटू द स्टॉक मार्केट. मतलब आपके पास पैसा नहीं है बट आपके पास पैसा है सिर्फ 50 रुपया, बट आप बोरो कर लेते हो अनदर 50 या अनदर 100 या अनदर 150, एंड इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग 50 यू इन्वेस्ट 100 और 200 इनटू द मार्केट. लेकिन उसमें कैपिटल आपका सिर्फ 50 रुपया ही है. तो 4x लेवरेज कर दिया आपने. 4x लीवरेज कर दिया. एंड अगर आप देख मार्केट अगर सिर्फ 25% नीचे गया तो लेवरेज तो वापस लौटानी पड़ेगी, आपका 50 जीरो हो गया. करेक्ट. सो वाइल ऑन द वे अप ही वाज स्लो. पहले अपना पैसा डाला, फिर एफडी डाला, फिर लीवरेज लिया. बट व्हेन द मार्केट क्रैश्ड ही वाज एट द पीक ऑफ हिज लीवरेज. तो उस समय मार्केट को वापस नीचे वहीं पे नहीं आना था जहाँ से वो स्टार्ट हुई. एक कोई 100 रुपये की चीज़ है, वो अगर 400 हो गई एंड आपका अगर उसमें लीवरेज बिल्ड है तो 400 रुपये की चीज़ को सिर्फ एक 300 आना है फॉर योर इंटायर कैपिटल टू गेट वाइप्ड आउट. करेक्ट. सो आई थिंक दिस इज व्हाट हैपेंड. डबल एज स्वॉर्ड है ना, वो दोनों तरफ मल्टीप्लाई हो रही है. दोनों दो धारी तलवार है. मैं आऊँगा. वी ऑल्सो डू लॉट ऑफ म्यूचुअल मार्जिन फंडिंग, उस पर थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे. बट लार्जली आई थिंक दैट वाज व्हाट हैपेंड देन.
and at 400 became 300 or probably 200, but his entire capital was lost. रवि जी के पैसे गए पूरे फिर? पूरा का पूरा पैसा चला गया. एंड अब ये सब एक तो बिजनेस से इंटरेस्ट चला गया, वो 1-1.5 साल इंटरेस्ट नहीं लिया क्योंकि पैसा यहाँ बन रहा था, सारा फोकस इधर था, तो बिजनेस ने भी हिट लिया, उनका खुद का बिजनेस खुद का पैसा भी चला गया, और अल्टीमेटली नाउ ही सेज आई हैव टू अगेन स्टार्ट माय बिजनेस एंड मतलब वहीं पे फोकस करना पड़ेगा, यहाँ पे तो नहीं होता है. बट आई थिंक दिस इज व्हाट हैपेंड देन, एंड दिस इज व्हाट I tell most of the people that I meet, big lesson, the youngsters, the newcomers who are getting into the market, that ये आसान नहीं है, मतलब लगता आसान है, ये आसान है नहीं है. And even now ये stories होती रहती होंगी. I think gold, silver, अभी I think एक rally थी. I think a lot of people would have leveraged, got into it, and when the market corrects, you don't need कि market वहीं पे वापस आ जाए. मतलब I think market 10-20% भी नीचे आता है तो lot of your capital can get wiped out if you are leveraged. So I think leveraging is something that people have to be really be careful about. Exit strategy एकदम ready रहनी चाहिए अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो. मेरा कहने का मतलब ये है कि तुम्हारी अपनी कन्विक्शन है. होता क्या है, गोल्ड क्यों लिया यार, उसने बोला अच्छा लगता है, गोल्ड तो अच्छा ही है, हम देखते आए हैं. बट आई थिंक यू डोंट नो कि गोल्ड कैन आल्सो करेक्ट 20-30%. गोल्ड जस्ट नाउ ऊपर नीचे सिल्वर 50% नीचे आ गया. मतलब आप थोड़ा भी अगर 1:1 भी लीवरेज है और आपने अपनी पोजीशन नहीं काटी, योर एंटायर कैपिटल इज गॉन. करेक्ट. सो आई एम सेइंग यू हैव टू बी रियली केयरफुल, नो व्हाट यू आर इन्वेस्टिंग इनटू. आपको अगर पता नहीं है, मैं एक बात बोलता हूँ कि बोरोड कन्विक्शन में कभी पैसा नहीं बनता है. आपको किसी ने बोल दिया ले ले, आपने ले लिया, उसने तो बेच दिया बट आपने अभी भी रखा हुआ है, या उसने रखा हुआ है, आपका थोड़ा नीचे गया, आपका कन्विक्शन नहीं रहा, आपने बेच दिया. So I think borrowed conviction can never make you money, and when you are leveraging, it can never be on borrowed conviction unless you yourself think and you have studied the stock and you are very strongly sure of what you are doing. I think leverage करना तो करना ही नहीं चाहिए, and I think leverage is very difficult. FNO, I think again it's a leveraged instrument. लोगों को समझता नहीं है, but I think FNO or MTF, they are all leveraged instruments. They are very potent tools if used properly. Leverage, if you know how to use leverage, so I think it's a great tool. It can make profits faster. But if you do not know and you are using the leverage at the wrong place, but you use it at the right time with the right stock and with conviction. Conviction नहीं है stock में, तो leverage can be the worst thing that you can do to yourself. मेरे को इसमें थोड़ा साइकोलॉजी का रोल समझाना. मतलब मेरे पापा बहुत करते हैं स्टॉक मार्केट. मुझे पापा बोलते रहते हैं कि समझो, लाइक दिमाग, मतलब मैं बोलूँगा, मैं भी बोलता हूँ कि अरे बढ़ रहे हैं तो आप 1000 स्टॉक ले लो ना, 2000 स्टॉक ले लो. बोलते हैं ऐसे नहीं होता बेटा, शांति से काम करना पड़ता है, हर चीज़ में रेस्टलेस होने से काम नहीं चलता है. तो मतलब 94 में हमने देखा, आपने 99 बताया ना, पैटर्न हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ होता रहता है. साइकोलॉजी का क्या रोल होता है कि मतलब हम बार बार सेम गलतियां करते भी रहते हैं. बिल्कुल. और माइंड ट्रिक्स यू की नहीं कर ले, इस बार नहीं होगा. तो बिल्कुल. वो क्या होता है, मतलब आपने देखा होगा. 2-3 एग्जांपल देता हूँ तेरे को मैं. प्लीज. I think why these things keep happening again and again, and why don't we learn from our mistakes. मैं गया था महाकाल के दर्शन करने गया था. रिसेंट ही है, अबाउट month and a half, 2 months back. एंड अपना क्या होता है, टैक्सी ली फ्रॉम इंदौर एंड आई वाज गोइंग टू उज्जैन. तो रास्ते में अपने को तो आदत होती है कि ऐप खोलो और देखो कि क्या चल रहा है स्टॉक मार्केट में. तो मेरा ऐप खुला था, तो साथ में जो ड्राइवर गाड़ी चला रहा था तो मुझे बोलता है सर इन्वेस्ट करते हैं. मतलब उसने देखा कि देखे जा रहा है तो ही न्यू. मैंने कहा हाँ करता हूँ. दोस्त तू भी करता है क्या? तो जस्ट कन्वर्सेशन में शुरू हुआ. कह रहे हाँ मैं भी करता हूँ. तो मैंने कहा क्या करता है? कह रहा सर मैं ना ये ऑप्शन करता हूँ. मैंने कहा अच्छा कैसा चल रहा है? तो ही टोल्ड मी कि यार सर अभी मैं लर्निंग फेज़ में हूँ. तो लर्निंग फेज़ का क्या कहने का मतलब है, अभी मैं लॉस कर रहा हूँ. तो लर्निंग फेज़ में हूँ, अभी मुझे लॉस हो रहा है. मैंने कहा लर्निंग फेज़ का मतलब क्या है, लॉस कर रहा है? कह रहे हाँ सर अभी तो थोड़ा पैसा खो रहा हूँ बट सीख रहा हूँ सर, हर गलती से सीख रहा हूँ. मैंने कब से सीख रहा है? कह रहे सर 2 साल हो गए. तो आई थिंक द प्रॉब्लम इन दिस मार्केट ऑल्सो इज़ के यू आर एट द, जब तुम लॉस करते हो मतलब तुम लर्निंग फेज़ में हो. एंड आई थिंक सोशल मीडिया हैज़ टोल्ड कि तुम्हारे इनिशियली लॉस होंगे, तुम गलतियाँ करोगे और फिर ही तुम पैसा बनाओगे. बट आई थिंक द माइंडसेट है ना कि वो तुमको लॉस से बाहर निकलना है. तो आई वाज चैटिंग विद, मैंने कहा यार लर्निंग बहुत हो गया 2 साल,
अब तुझे लर्नर नहीं रहना है, अब तुझे पैसा बनाना है. So I'm thinking, as Warren Buffett used to say, the rule number 1 is never lose money. Rule number 2 is never forget rule number 1. So I'm thinking ultimately, and मेरे को लगता है कि मेन कारण इस सब का क्या है, people run behind profits. तो हर बार मार्केट में जब बुल रन आता है ना, एंड वो हम आएगा, मतलब दिस इज मार्केट की एक फितरत है कि मार्केट में बुल रन आएंगे, बियर फेज आएंगे, ये मार्केट में होगा. वी आर इन द मिडस्ट ऑफ अ बियरिश रैली. तो बियरिश रैली में ऐसा लगेगा कि यार ये मार्केट खत्म हो गया मेरा, बिकॉज यू लुक एट योर पोर्टफोलियो इज डाउन 20-30% एंड यू से यार ये मेरा तो पैसा खो गया, इससे तो मैं एफडी में ही अच्छा था. दिस इज हाउ दिस मार्केट बिहेव्स. मार्केट में अच्छा टाइम भी आएगा, उस समय किसी को नहीं लगेगा, सब भूल जाएंगे, एंड उस समय एवरीबडी वुड वांट टू इन्वेस्ट इनटू द मार्केट. बट अगेन आई वुड से कि आई थिंक दिस कम्स विद एन एक्सपीरियंस. जो हर गलती से ना सीखे उसका तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं, बट आई थिंक इफ यू हैव सीन वन फेज इन योर लाइफ, एंड आई थिंक इफ यू बीन इन द मार्केट फॉर 10 years 15 years, आई थिंक आपने सब फेज देख लिए होते हैं. तो आपको आई थिंक पता रहता है कि अभी वॉर चल रही है, अभी समय ख़राब है, मार्केट में स्टॉक्स आर ट्रेडिंग बिलो देयर राइट वैल्यूएशंस, एंड व्हेन द वॉर स्टॉप्स, एंड वॉर कभी ना कभी तो स्टॉप होगी. आई थिंक इन कोविड ऑल्सो द मार्केट करेक्टेड फ्रॉम 15,000 टू about 8,000, and today the market is at about 22-23. अगर 22-23 भी कम लगता है क्योंकि हम 26,000 देख के आए हैं, बट आई थिंक ब्रॉडली मार्केट की जो फितरत है वो यही है कि मार्केट विल शो यू डोंट हैव टू डू योर बेसिक मिस्टेक्स. मार्केट में 10-12 चीज़ें हैं, अगर आप उस चीज़ों का ध्यान रखो एंड लर्न फ्रॉम व्हाट मिस्टेक्स यू हैव डन इन द पास्ट. अगर आपने ओवर लीवरेजिंग किया, सब खो दिया, लर्न फ्रॉम इट, आगे से लीवरेज मत करो. एंड आई थिंक Don't repeat the same mistake. Don't repeat the same mistake. I think वो तो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा. मैंने एक गलती कर ली तो आगे से मैंने वो गलती दोहरानी नहीं है, और गलतियाँ तो होंगी. There's a client of mine लॉस करता था तो बोलता था अच्छा गलती हो गई, एंड बोलता था इंसान गलतियों का पुतला है. बट अभी तुमको सेम गलती बार बार नहीं करनी है. अब नई गलती हर बार करो तो समझता है. एक बार एक गलती कर ली तो उससे सीखना है. स्टॉक मार्केट डजंट गिव यू टाइम टू कीप लर्निंग बाय योर मिस्टेक्स फॉर एवर. एक गलती कर ली, दूसरी बार नहीं दोहरानी है, दूसरी गलती की वो तीसरी बार नहीं दोहरानी है. आई थिंक दैट इज हाउ इट इज. बिल्कुल ठीक है. गोइंग बैक टू 2001 2002, अनुज उस समय प्रॉब्लम पता है क्या थी? एक्सेस नहीं था. टेक्निकली अगर आप कहीं पे बैठे हो किसी छोटे शहर में, आपको पता ही नहीं चलेगा आपको इन्वेस्ट करना कैसे है. जनरली ब्रोकर्स वर इन बॉम्बे, ब्रोकर्स वर इन दिल्ली, अहमदाबाद, लार्जर सिटीज़ में स्टॉक एक्सचेंज थी. बट छोटी सिटी में उस समय एक्सेस नहीं था इन्वेस्ट करने का. आप कहाँ जाऊँ मैं इन्वेस्ट करने? तब कैसे करते थे? फोन करके करते थे कि मतलब जाना फोन पड़ता था? करके ही करते थे. तो आई थिंक इन 2000 व्हेन आई डिड माय इन्वेस्टमेंट इट वाज थ्रू फोन. व्हेन आई जॉइंड कोटक तो 2002 लार्जली फोन पे होता था ट्रेड. देन फ्यू लार्ज कस्टमर्स यूज्ड टू कम टू द ऑफिस एंड आल्सो ट्रेड. तो जिनका फुल मतलब टाइम मेरे काम को ये था, 100 शेयर खरीदने हैं इसके, वैसा सच में ऐसा होता था? ऐसा ही होता था. और ऐसा कैसे ही वो पेपर देते थे, वो सब करते थे? ऐसा ही होता था. फ़ोन किया तुमने, फ़ोन उस समय रिकॉर्डिंग होती थी फ़ोन लाइंस की, तो एवरी रिकॉर्ड, तो यू टू कीप अ रिकॉर्ड ऑफ द ट्रांजैक्शन एज वेल. अरे बाप रे. तो आई थिंक फ़ोन लाइन रिकॉर्डिंग पे होती थी. क्लाइंट बोलता था 100 शेयर इन्फोसिस के इस भाव पे खरीद लें, एंड देयर यूज्ड टू बी डीलर्स और एडवाइजर्स एज वी यूज्ड टू कॉल, दे यूज्ड टू पंच द ट्रेड. सो थोड़ा एक्सेस की कमी थी. ये सब बड़े शहरों का था. उससे पहले आई थिंक हर्षद मेहता टाइम में तो रिंग था. आई थिंक देयर वाज नो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग, देयर वाज नो सिस्टम्स, नो कंप्यूटर्स. तो एक आदमी बोलता है मैं बेचना चाहता हूँ. आपने वो पिक्चर्स देखी होंगी. आई थिंक मैं खरीद लूंगा, बाय मैं खरीदता हूँ, मैं खरीदना चाहता हूँ. तो आई थिंक दे यूज्ड टू मैच एंड दे हैड सिग्नल्स. ये किया तो खरीदना है, दो किया तो बेचना है. तो दे ऑल हैड सिग्नल्स. मैंने खरीदा, मैंने बेचा. वो तो पूरा ही ऑफलाइन हो गया फिर. पूरा वो तो कम्प्लीटली ऑफलाइन था. पेपर ट्रेडिंग थी, सर्टिफिकेट्स थे. But I think the whole NSE came into the picture in 96, and that is when electronic trading came in. फिर BSE ने भी बाद में किया है. BSE ने भी कर दिया उस back to back, and then DMAT shares came कि DMAT करा लो, and then electronic form में हो गए shares. Correct. And that is when the NSDL the phase of India changed from physical to ये 2001-2 की बात है ना? 2096-97 में शुरू हुआ. But I think by 2001-2002 most brokers had become fully electronically trading. क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग शुरू हो गई थी 96 में. BSE भी उस पर आ गया इन कपल ऑफ ईयर्स. सो आई थिंक दैट वाज द चेंज इन मार्केट. पहले स्केल कम था, फिजिकली आप कितना कर पाओगे. इलेक्ट्रॉनिक हुआ तो नंबर ऑफ ट्रेड्स इंक्रीज. सो आई एम सेइंग, बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम लार्जली फ़ोन था. वी स्टार्टेड आवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इन 2001. एक दो प्लेटफॉर्म्स उस समय शुरू हो गए थे 2000-2001 में.
बट आई थिंक द यूसेज वॉज वेरी स्मॉल, मतलब आउट ऑफ 100 ट्रेड्स आई थिंक एक ट्रेड या लेस देन वन ट्रेड यूज टू हैपन थ्रू। आज की तरह आज तो डिफरेंट दुनिया है, बट उस समय आई थिंक एंड पीपल वर आल्सो नॉट श्योर। इंटरनेट ट्रेडिंग जब शुरू हुई थी, .com बबल चल रहा था, सो दैट टाइम आई थिंक वाइल एक्सेस स्लाइटली इम्प्रूव हुआ था, अकाउंट फिर भी खोलना आसान नहीं था। मतलब अकाउंट खोलने के लिए एक बुकलेट होती थी, मुझे पता है देयर यूज्ड टू बी अबाउट 43 सिग्नेचर्स जब मैंने ज्वाइन किया अकाउंट खोलने के लिए। यू हैव टू फिल द फॉर्म, राइट लॉट ऑफ थिंग्स एंड साइन एवरीथिंग। थोड़ी सी ना कॉम्प्लिकेटेड मार्केट थी उस समय ना, 7 डेज की साइकिल थी। इफ यू बाय समथिंग इन सेटलमेंट में, आपने 5 दिन कुछ खरीदा तो वो वीकली सेटल होता था। एंड वो जब सेटल भी होता था तो आपको शेयर देने हैं, इस कट ऑफ में पैसा, लेजर में एंट्री कोई अलग डेट पे है, पे इन पे आउट अलग डेट पे हो रहा है। इट वाज एक्सट्रीमली कंफ्यूजिंग। अब तो समझ आ गया है, बट उस समय बहुत कंफ्यूजिंग था। एंड आई यूज्ड टू क्रेडिट माय टीम वाज देयर अर्लियर टू मी फॉर डूइंग एवरी स्टफ फॉर मी। बट या वो तो आई थिंक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम समझ आ जाता है। 6 महीना लगा तो, बट आई थिंक यू कुड अंडरस्टैंड कि क्या चल रहा है क्या नहीं। बट इनिशियली पहले 2-3 महीने तो एकदम मेरे लिए शौक था, अरे क्या करते हैं, पैसा देते हैं, एंट्री कौन सी डेट को डाल रहे हैं, शेयर आज खरीद रहे हैं, उसकी एंट्री 7 दिन बाद हो रही है। सो इट वॉज अ लिटिल, ब्याज बदला का सिस्टम था, 7 डे सेटलमेंट थी, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था। बट आई थिंक 2002 एवरीथिंग चेंज, इट बिकेम अ 2 डे T+2 सेटलमेंट। अभी तो हम T+1 में है, बट इट बिकेम T+2, थिंग्स बिकेम मच ईजियर। डेरिवेटिव्स केम इन 2002-2003, तो मार्केट्स काफ़ी चेंज हो गया। एंड विद व्हेन द मार्केट को तुम सिंप्लीफाई करते हो ना, तो ग्रोथ होती है। तो आई थिंक एज सुन एज इट बिकेम ईजी फॉर समबडी टू से कि मैंने पैसा दिया और परसों मुझे शेयर आ जाएंगे, या मैंने आज बेचा और परसों मुझे शेयर देने और परसों मुझे पैसा मिलेगा, थिंग्स बिकेम अ लॉट ईजियर एंड विद ईज मार्केट ग्रू लाइक नथिंग एल्स। तो मार्केट बहुत ग्रो कर गया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। आई थिंक उस समय मुझे पता नहीं कितने लोग थे, बट आई थिंक इन द इंटायर कंट्री आई थिंक 1-2 लाख इन्वेस्टर होंगे प्री 2000। बट बिटवीन 2000 2005 आई थिंक द ग्रोथ वाज सब्सटैंशियल, बिकॉज स्लाइटली विद ईज एंड विद स्लाइट ऑनलाइन ट्रेडिंग शुरू हो गया, लोगों ने अकाउंट शुरू किया अर्ली डेज। बट आई थिंक दैट इज व्हेन मार्केट चेंज्ड। सो आई थिंक दिस, हाँ जी, व्हाई कोटक? वाई कोटक? देख, स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट पैदा हो गया था, तो थोड़ा ऐसा लगा कि यार, एंड आई यूज्ड टू गो टू अ ब्रोकर्स ऑफिस टू बाय शेयर्स। मैंने बोला ना, उस समय फ़ोन पे था या जाओ, तो थर्सडे ऑफ होता था मेरा पुणे में। थर्सडे वॉज एन ऑफ बिकॉज वो इंडस्ट्रियल सिटी थी, थर्सडे ऑफ होता था, वीकली ऑफ वॉज थर्सडे, संडे इट यूज टू बी वर्किंग। तो थर्सडे को मैं और दीपक वो ब्रोकर के ऑफिस में जाते थे 2-3 घंटे, तो बड़ा मज़ा आता था। मतलब वो शेयर ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, पुणे में। तो वहाँ से थोड़ा इंटरेस्ट तो एकदम आ गया था। मतलब आई थिंक यू आर इंटरेस्टेड, एंड व्हेन यू गॉट एन चॉइस फ्रॉम कोटक सिक्योरिटीज विच इज द लार्ज ब्रोकर, आई थॉट इट वाज अ नो ब्रेनर, यार यहाँ तो जाना ही है, मतलब ये करना ही है। थोड़ा अपना इंटरेस्ट भी था, थोड़ा आई थिंक शेयर्स था, थोड़ा CA का आई हैड द बैकग्राउंड, तो मैंने कहा यार करेंगे, थोड़ा स्टडी करेंगे, कुछ मज़ा आएगा। तो आई थिंक इट वाज अ नो ब्रेनर, एंड दैट पॉइंट ऑफ टाइम कोटक वाज अमंग द टॉप 1 and 2। ICICI, कोटक, दे वर द लार्ज बैंक। पहला था ना, ICICI डायरेक्ट में सबसे पहले ऑनलाइन शुरू किया, फॉलोड बाय कोटक। इट वाज अबाउट 3 months का, 3-4 महीने के डिफरेंस पे हमने स्टार्ट किया। बट आई थिंक उस समय कोटक वाज द प्लेस टू बी ऑन द ब्रोकिंग साइड। बैंक नहीं बना था, ब्रोकिंग वाज द लार्जेस्ट पीस। सो बैंक 4 में है, 4-5 में आया था। बैंक आया 2004 में। सो मैं कई जगह स्टोरीज बोलता हूँ कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोटक एंड ऑल अदर बैंक ब्रोकर्स। मतलब कोटक, ICICI, HDFC में सब में फ़र्क क्या है? And the answer which I generally expect, and people give me that answer, is that we are the only entity who were brokers first and became a bank later. Generally, most of the others are banks first and they became brokers later. We are the only bank who were brokers first and became a bank later. I think थोड़ा तो investments के लिए थोड़ा हमारा different heart है. I think this is what we understand well, and this is what we tell our customers how to do it also a little well. इंटरेस्टिंग। ठीक है, फिर दिल्ली में आपने 2 साल काम किया, फिर 2 साल दिल्ली में किया, बॉम्बे आ गया। बॉम्बे में आई वाज मैनेजिंग रिस्क फॉर द फर्म, तो आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू मैनेज द रिस्क। वहाँ पे इट वाज मोर क्रेडिट रिस्क, मार्केट्स रिस्क। फॉर एग्जांपल, एक क्लाइंट मार्जिन देता है 100 रुपये की, वी यूज्ड टू लॉ। मार्जिन समझाओ थोड़ा पहले। तो मार्जिन क्या होता है? सी, एज नॉर्मली क्या होता है, आपने 100 रुपये के शेयर खरीदने हैं, 10,000 रुपये के शेयर खरीदने हैं, तो आपको 10,000 रुपये के शेयर खरीदने के लिए कितने पैसे देने हैं? 10,000 रुपये। 10,000 रुपये। सिंपल है, 10,000 रुपये दो, 10,000 के शेयर खरीदो।
इसमें कोई ब्रोकर रिस्क नहीं है। आपने 10,000 दिया, 10,000 के शेयर खरीदे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एंड इवन नाउ यू कुड बाय शेयर्स बेसिस द मार्जिन। आप सिर्फ 2,000 दो एंड आई विल लेट यू बाय 1 लाख, 2,000 पे 10,000, 20% मार्जिन दो, मैं आपको 5x शेयर्स खरीदने दूंगा। ठीक है। ये लॉ पहले भी था, ये लॉ अभी भी है। आपको टेक्निकली, आप आज भी अगर शेयर खरीदने जाते हो, आपको 10,000 के शेयर लेने, आपको 2,000 ही देने जरूरी है बिफोर पुटिंग अ ट्रेड, एंड नेक्स्ट डे व्हेन द पेन पे आउट हैपेंस यू हैव टू पे द रेस्ट 8,000. This was the law then as well, and since the market was not matured enough, most clients who knew the market, they wanted to say मैं आज तो आपको सिर्फ 2,000 ही दूंगा, T+2 की सेटलमेंट है, मैं आपको बैलेंस पैसा T+2 में दूंगा। This is the way the market used to work. तो आई थिंक एज अ ब्रोकर वी यूज टू ऑल्सो प्रोवाइड दिस फैसिलिटी, एंड दिस रिस्क मैनेज करना था। ये 2,000 क्लाइंट का है, 8,000 मैंने फंड किया। टेक्निकली मैंने फंड किया क्योंकि अभी तक 8,000 मिला नहीं है। एज अ ब्रोकर T+2 मेरे को तो एक्सचेंज को 10,000 देना है। अगर क्लाइंट ने 8,000 नहीं दिया 2 दिन के बाद, तो मेरे को तो देना ही पड़ेगा। सो आई एम थिंक टेक्निकली आई यूज टू फंड दैट 8,000, क्लाइंट ने मुझे 2,000 दिया, एंड देन आई यूज टू मैनेज दैट रिस्क। अगर ये 2,000 मार्केट शेयर गिरा 500 रुपया, तो टेक्निकली क्लाइंट का 500 रुपये उड़ गया और 1,500 हुआ। सो आई थिंक यू हैव टू मैनेज दैट रिस्क एंड गो बैक टू द क्लाइंट के सर आपकी मार्जिन कम है, आपको मुझे आज 500 रुपया और देना पड़ेगा बिकॉज योर मार्जिन इज लेस। सो आई थिंक दिस वॉज द काइंड ऑफ रिस्क दैट वी यूज टू मैनेज। बहुत छोटी मार्केट थी, लिमिटेड नंबर ऑफ कस्टमर्स। आज तो क्लाइंट्स का प्रोफाइल चेंज हो गया है। द सेम थिंग स्टिल हैपन्स बट एट अ मच 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 बिगर स्केल विच वी विल डिस्कस। But I think at that point of time, risk management was my first job. And then also seeing कि जो clients ने मेरे से shares लिए हैं और मेरा capital use किया है, वो कहीं पे कोई एक stock तो नहीं ले लिया सबने। I think then risk becomes higher क्योंकि एक stock गिरा। एडवाइजरी भी थोड़ा सा मिक्स हो जाता मतलब I think हमारा रिसर्च आया, मैंने क्लाइंट को रिसर्च भेजा, तो there was a tendency कि क्लाइंट बोलते थे चलो रिसर्च वाले स्टॉक्स लेते हैं। एक मार्केट बहुत छोटा था, बाजार में लिक्विडिटी नहीं थी उस समय। So I'm thinking एक स्टॉक पे if you used to buy too much of that stock, बढ़ जाएगा। सब क्लाइंट ने लिया, I think थोड़ा रिस्क बढ़ जाता है क्योंकि वो गिर भी सकता है बाद में। So I'm thinking we used to manage that risk well. तो ये मैंने 3 साल किया। इंटरेस्टिंग, इससे तो बहुत सीखा होगा, काफी कुछ समझ में आएगा। रिस्क मुझे वहीं से समझ आया, कैपिटल मार्केट में रिस्क क्या है। क्या सबसे कॉमन गलतियाँ क्या हैं, लोग क्या करते हैं रिस्क में और सब में, रिस्क मैनेजमेंट में? देख, रिस्क मैनेजमेंट फ्रॉम द कंपनी साइड, कंपनी ने अगर लोन दिया है, जनरली यू कांट लेट, ये एक पहले होता था रिलेशनशिप पे, पहले बहुत काम होता था। आपने मुझे 20 दिया, आपने मुझे अभी 20% दिया, 80% देना है। आपने मुझे 80% दिया, स्टॉक गिर गया, तो मैं आपको फ़ोन करूँगा पैसा चाहिए, बोला यार आज नहीं है, मैं देखो 2-4 दिन में दे दूँगा। वो और गिर गया, नेगेटिव हो गया, अभी 80 ही बचा, तो आप फिर फ़ोन करोगे यार पैसा चाहिए, बोलेगा यार मैं तेरा पिछले 5 साल से कस्टमर हूँ, हाँ थोड़ा संभाल ले, हाँ मैं देखो दे दूँगा, 2 दिन में मेरी पेमेंट आ रही है, मैं तुझे दे दूँगा। स्टॉक और गिरा, अभी ब्रोकर इज़ ऑल्सो नेगेटिव, ब्रोकर का 80 रुपया भी चला गया। 100 रुपये का स्टॉक था, 70 हो गया, क्लाइंट का 20 तो गया, अभी 70 हो गया, यानी कि ब्रोकर का भी 10 रुपये चला गया। लॉट ऑफ ब्रोकर यूज टू स्टिल अलाउ कस्टमर टू ट्रेड, बट अल्टीमेटली मैंने ये देखा है कि जब लॉस हो जाता है ना, तो जनरली इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज दिस सिचुएशन। तो आई थिंक उस समय ये गलतियाँ ब्रोकर्स करते थे। दिस वॉज द रिस्क दैट वी यूज टू मैनेज, एंड उस ज़माने में लॉट ऑफ ब्रोकर्स वेंट बैंकरप्ट। जब ये .com बबल हुआ, the core reason of those brokers also going bankrupt was कि I think they did not manage their risk well. So I think this was then, but ये बहुत ये अलग ज़माना था। यहाँ पर एक पैरेलल लेते हैं क्योंकि थोड़ा और समझ में आए ब्रोकर क्या करते हैं। बिजनेस मॉडल, लाइक कोटक सिक्योरिटीज का बिजनेस मॉडल अगर समझोगे तो क्या है, लाइक देयर इंटरमीडिएट बिटवीन, इफ यू कैन एक्सप्लेन फ्रॉम दैट एंगल, लाइक बिजनेस मॉडल वैल्यू एड क्या होता है? मैं अभी के बिजनेस मॉडल पे आता हूँ कि उस समय का, दोनों का बता दो। मैं जस्ट बोलता हूँ, देख उस समय ना बिजनेस हैज़ लार्जली नॉट चेंज्ड। पहले 20 साल पहले और आज भी लार्जली बिजनेस सेम है, बट तरीका डिफरेंट हो गया है। पहले भी क्या था, हम रिसर्च करते थे, कस्टमर्स को रिसर्च देते थे, हम एडवाइजरी भी करते थे, क्लाइंट को बताते थे क्या लो क्या नहीं लो, इसके पॉजिटिव्स क्या है, इसके नेगेटिव्स क्या है, सो दैट क्लाइंट कैन टेक अ प्रॉपर कॉल, नॉलेजेबल कॉल, डिसीजन मेकिंग कैसे उसकी ईजी हो सके। लेकिन एग्जीक्यूट भी हम ही करते थे। क्लाइंट बोला अच्छा लेना है तो वो मुझे कॉल करेगा, तो एग्जीक्यूट भी मैं करूँगा। सब कुछ मैनुअल था, मैनुअली हम रिसर्च करते थे, मैनुअली बुकलेट्स बनती थी रिसर्च की, वही बुकलेट्स क्लाइंट्स को जाती थी, क्लाइंट पढ़ते थे, हमसे फ़ोन पे बात करते थे, एंड शेयर्स खरीदते थे, बोलते थे इतने शेयर खरीद लो, हम खरीदते थे। ठीक है, दिस वॉज देन, इवन नाउ इट इज़ द सेम। आज भी हम क्लाइंट्स को रिसर्च देते हैं, आज भी हम क्लाइंट्स को बताते हैं क्या करने का क्या नहीं करने का,
The only thing is now, instead of phone, instead of voice at the back, it has changed to an app. अभी क्लाइंट खुद करता है, क्लाइंट वही रिसर्च पढ़ता है, क्लाइंट जाके देखता है कि क्या नजीज हैं, क्या है क्या नहीं है, लोग क्या खरीद रहे हैं क्या नहीं खरीद रहे, कौन सा सेक्टर ऊपर जा रहा है कौन सा नीचे नहीं जा रहा है. सो नाउ all that information which used to go to a customer on the phone, now he can see it himself on the app. Correct. See what he wants to do, कौन सा किसने 52 वीक हाई बनाया है, किसने लो बनाया है, आज का हाई आज का लो, आज मार्केट कहाँ ट्रेंड कर रही है, कौन से सेक्टर ऊपर जा रहे हैं, कौन से. This was the same thing, but earlier it was over the phone, now it is on the app. So business remains the same, but now people trade more on the app than on the phone. But I think business तो same ही है broking का. Client को बताओ, research करके दो क्या लेना है क्या नहीं लेना है, and let the client invest into the stock that he feels that he should invest. Give good quality, high quality research which he has to read. Give full assessment of इसमें risk क्या है, इसमें reward क्या है, company क्या ठीक कर रही है, कहाँ गलत जा सकती है, competition क्या है. So if you are ready to read, I think business largely remains the same. गॉड. बिजनेस मॉडल के बारे में बात करते हैं. तो क्या था, मतलब तब क्या चार्ज करते, 0.2% होता था, 0.5, वो वाला थोड़ा समझा दो कि So I think देख largely उस समय market, as I said, वो ज़माना different था. Market accessible नहीं था. Large players थे. Brokerage is high. Cost cover करने के लिए I think the brokerage has to be in line with what covers your cost and you make reasonable amount of money. Brokerages were high. When I had joined, the brokerages was like 1%. Yes. 2000 की बात कर रहा हूँ. 1% था. 1%. मतलब आप अगर 100 रुपये का स्टॉक खरीदने जा रहे हो तो आपको 101 रुपये देना पड़ेगा. I think slowly and steadily these brokerages started coming down. For a very long period of time, the brokerages was about 50 basis points. Very long period of time. And then the large customer used to come and say कि मैं ज़्यादा बड़ा करता हूँ तो मेरा रेट कम करो. अच्छा, वो नेगोशिएशन होते रहते थे. वो होते थे, बिकॉज अगर बड़ा कस्टमर है, कोई तुम्हारे पास आएगा जिसका पोर्टफोलियो से 10-20 करोड़ का है, ही वुड नॉट वांट टू पे 0.5%. 1 लाख रुपी इन्वेस्टमेंट प्रॉबेबली मेरे लिए जस्टिफाई नहीं करेगी मैं 50 पैसा को कम करूँ. तो जो 1 लाख 2 लाख 5 लाख करता था, मैं शायद 50 पैसा चार्ज करता था, लेकिन कोई जो 2, 5, 10 करोड़ करता था, वी यूज्ड टू गिव देम डिस्काउंट. एंड दैट इज हाउ ब्रोकिंग इंडस्ट्री हैज वर्कड. जो बड़ा आदमी है वो थोड़ा अपना प्राइस का डिस्काउंट लेता ही है. आज भी अगर आप बल्क डील करते हैं कहीं पे भी, प्राइस डिस्काउंट होता ही है. तेरी इंडस्ट्री में भी ये होता ही होगा. मैं वही पैरेलल ड्रॉ कर रहा था. मेरे इसमें होता है कि कोई बड़ा ब्रांड होता है, क्रिएटर होता है, नेगोशिएट करके कम कमीशन ले लेते हैं. एब्सोल्युटली. आई रिमेंबर कि अभी आईपीओज होते हैं, द बिगर द नेम, the money that he pays for an IPO is lesser. More for the credibility. I think these things happen. So I'm saying when we brokerage 1% था, 50 पैसा हुआ 25. Largely the rates were between 25 and 50. And consistently they've been dropping, and that is how it is. When the market scale grows, pricing कम होती है, जो realization होती है वो कम होती रहती है, yields कम होती रहती है, but I think market expands. How most brokers have grown over a period of time is because market has expanded. The money made from one client, ARPUs have come down. पहला हो सकता है ARPU 10,000 होता हो एक कस्टमर का, आज वो ARPU कम होकर शायद 1,000 होगा, लेकिन the market has expanded many fold. But I think the market was in that period, but large change came when discount brokers came in, and that was 2016, 17. Zerodha came in, and then about next 4-5 साल a lot of discount brokers came in. That was the time we also changed. I think 2018-19 we realized, I think pricing ठीक करना पड़ेगा, and more than pricing, even technology. I think what we had was a legacy technology, 20 साल पुरानी. हमारा जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म था, that we started in 2000. तो 2000 पे जो टेक्नोलॉजी आज जो टेक्नोलॉजी है वो डिफरेंट है. We were running on the old technology. 2017-18 we realized, I think we'll have to change. We started working on it, and today we have the Kotak Neo app. Correct. It was launched in 2021, early days, but I think I'm really proud of the product that we have brought into the market. But I think pricing also changed. We again came also to the discount pricing. Slightly unique है हम broker के हिसाब से. We are discount brokers as also relationship brokers. हम पहले purely relationship थे, जो लोग फ़ोन पे बात करते थे, but वो समय पूरी तरह over नहीं हुआ है. So we continue to manage customers on the phone as well. आज भी हमारे पास 600-700 डीलर्स हैं जो क्लाइंट फ़ोन करते हैं and वो उनके लिए ट्रेड्स एग्जीक्यूट करते हैं. Going back to 2005, 2006. Indian markets also crashed. I think a little tough time. People lost a lot of money. That was the third cycle.
आप क्या सोच रहे थे? मैं तब आपको इतना रियलाइजेशन था कि हाँ मतलब ये हो रहा है, एक और देख साइकिल आई है? मैं देख अर्ली डेज फॉर मी एज वेल, एक्सूबरेंस ऑफ द यूथ, मैं 35-36 का हूँगा, आई विल कॉल 35-36 यूथ, बट मतलब इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, एंड मैं देखो बोलो एक्सपीरियंस ही आता है. आई वॉज जस्ट लुकिंग एट अ वीडियो इन द मॉर्निंग, बोलता है कि इंडिया के अंदर आज जो फंड मैनेजर्स हैं, largely 15-1600 of them are we have 1 to 3 years of experience. Then when you go up from 3 to 10 years of experience, there are about 200 people. As you go up above 20 years, there are only about handful of 15-20 fund managers. जिन्होंने सारी साइकिल देख ली, उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है, एंड आई थिंक दैट इज़ व्हाट आई विल से अबाउट माई सेल्फ एज वेल. I am more knowledgeable today than I was 10 years back, and more knowledgeable than I was 20 years back. With experience, what you learn through experience. मैंने वो गलतियाँ सब करनी छोड़ दी हैं जो मैंने लाइफ में एक बार कर ली है, बट अनफॉर्चुनेटली खुद गलती करके ही समझ आता है. जनरली इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर लर्न फ्रॉम अदर्स मिस्टेक. उसने गलती किया, मैं ये नहीं दोहराऊंगा, ऐसा नहीं होता है. जब तक तुम अपना हाथ खुद नहीं जलाओगे, तुमको समझ नहीं आएगी. वो बच्चा होता है ना, नीचे वो स्विच में हाथ डालता है, एक बार उसने हाथ डाल दिया तो फिर कभी नहीं डालता है. अदरवाइज इज ऑलवेज इंट्रीग्ड कि यार इसमें हाथ डालो. आप जितना भी रोकते रहो, उसको लगता है यार एक बार ये अंदर हाथ डाल के देखें इसमें होता क्या है. सो आई थिंक इट इज़ योर ओन लर्निंग विच अल्टीमेटली हेल्प्स यू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. जब आपने गलती खुद कर ली, आपको एक लेसन मिल गया, वो लेसन आप हमेशा याद रखते हो. किसी और की लर्निंग से सीखना मुझे तो टफ लगता है. हाँ, मुझे भी लगता है नॉट इजी, नॉट इजी. वो क्यूरियोसिटी का कीड़ा होता है ना कि यार शायद मैं कर लूँ या मेरे से हो जाएगा. हाँ बिल्कुल. उस चक्कर में यू नॉट फेल्ट इट, नो यू नॉट फेल्ट इट. आई थिंक ऑर्गेनाइजेशंस हु हैव अ वेरी लॉन्ग लॉन्जिटिविटी, they have seen cycles, they have learned over a period of time, so I think they can anticipate कि ये हो रहा है तो उससे ये सब रिस्क हो सकते हैं. बी कॉशियस बिकॉज देव सीन इट इन द पास्ट. इंडिया ने बहुत वॉर्स देख ली, बहुत कुछ देख लिया. एंड कंपनी विच वॉज ओपन इन 1980-85, दे हैव सीन सो मच कि आज दे विल प्लान मच बेटर देन अ कंपनी विच इज ओपन इन 2017, 18, 19, मे बी 20, मे बी 22. दे हैव नॉट सीन इट. एंड बोलते हैं ना, इन्वेस्टर्स जो इंडिया में आए हैं, आउट ऑफ द 21 करोड़ 15 करोड़ 16 करोड़ इन्वेस्टर तो पिछले 4 साल में आए. उन्होंने तो डाउन साइड देखा ही नहीं है. करेक्ट. बट अब तो उन्होंने भी देख लिया है. 1.5 साल से मार्केट हैज़ बीन द वे इट इज़. बट आई थिंक फॉर द फर्स्ट 3-4 years इट वाज अ लीनियर बुल रन. तो किसी को लगता था मार्केट में तो कुछ गिर ही नहीं सकता है. बट आई थिंक सब एकदम एक्सपर्ट्स थे. एक्सपीरियंस जो सिखाता है वो और कोई चीज़ नहीं सिखा सकते. तो आप भी एक्टिवली ट्रेड करते थे इस टाइम पे? देख, एज एन एम्प्लॉय ऑफ अ ब्रोकिंग कंपनी वी हैव वेरी स्ट्रॉन्ग रूल्स. एक टाइम था 2002 के आसपास, सो एंड इट वाज अलाउड फॉर मी टू बाय सेल वट एवर आई वॉन्ट. बट होता क्या, एज एन एम्प्लॉय नो, व्हेन यू आर सपोज टू केटर टू योर कस्टमर्स, और तुम्हारा अपना पैसा लगा हुआ है, तुम्हारा ध्यान अपने पैसे की तरफ भी जाता था. कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट. एंड थोड़ा सा तुम यू यूज टू ट्रेड. सो आई थिंक अ पॉलिसी हैड कम अबाउट 15, 18, 20 years back that as an employee you can't sell anything that you buy within 1 month. I think it was a great policy. कोटक नहीं करा था ये. It helped me not make the kind of mistakes which I would have otherwise made had I been allowed to buy sell. मैं बहुत कुछ करता था. 1 महीना मैं रखता हूँ हर स्टॉक. आज भी वो पॉलिसी मेरे पास है कि जो भी लो तो आई जनरली बाय लॉन्ग टर्म. आई एम एन इन्वेस्टर, आई एम नॉट अ ट्रेडर. सो फॉरएवर, ऑलवेज. By force, company never allowed me to become a trader. So you were forced to become an investor. And investing में भी गलतियाँ तो होती हैं. बिल्कुल. मैंने वो investing वाली गलतियाँ भी कर रखी हैं. And for now, as I stand, I'm an investor. अभी शायद थोड़ी कम गलतियाँ करता हूँ. But हाँ, गलतियाँ तो होती रहती हैं. मतलब I'm saying what you have not seen in the market, you do it for the first time, and then you get a lesson. अरे यार ये भी हो सकता है क्या? While you have read that, कि यार लिखा था, बट तुम जब तक खुद नहीं करते हो तब तक तुम्हें समझ नहीं आती इसका मतलब क्या है. सो आई एम सेइंग ऑल दैट हैज हैपेंड. बट या आई व्हाटएवर आई बाय फॉर लॉन्ग टर्म. आई ट्राई नॉट टू बाय इट फॉर अ मंथ और समथिंग. एंड कुछ रूल्स बना रखे हैं मैंने अपने माइंड में जो कि मैं फॉलो करता हूँ. जैसे कि कुछ एक बताओ. मैं अपनी कन्विक्शन पे लेता हूँ तो मेरा टिकट साइज बड़ा होता है. सपोज मेरे पास 100 रुपये है, मैं अगर अपनी कन्विक्शन पे लेता हूँ तो मैं शायद 10 रुपये डाल देता हूँ. लेकिन मैं अगर किसी और की कन्विक्शन पे लेता हूँ तो मैं 1 या 2 रुपये से ऊपर नहीं लेता हूँ. मैं अगर किसी की कन्विक्शन पे लेता हूँ तो मैं पहले ही दिमाग सेट कर लेता हूँ ये एग्जिट कब करना है.
सो अगर मुझे एक स्टॉक में 10% पे एग्जिट करना है या 20 पे करना है, देन इरिस्पेक्टिव मैंने किसी और की मैं वो 20% पे एग्जिट कर लेता हूँ. एंड इवन इफ द स्टॉक गोज अप 100 रुपीज़ ओवर दैट, मुझे अभी दुख नहीं होता है. पहले ना Discipline दुख होता था, यार मैंने बेच दिया स्टॉक ऊपर चला गया, हाँ, या मैंने खरीद लिया स्टॉक नीचे चला गया. अभी मेरे प्रिंसिपल्स एकदम क्लियर है. अपनी कन्विक्शन पे माई टिकट साइज इज़ हायर, borrowed conviction my ticket size is lower. On borrowed conviction at the time of buying I am very clear कि मैंने कब बेचना है. अगर वो आएगा तो बेच दूंगा, और स्टॉप लॉस भी बहुत क्लियर है, अगर नीचे इतना आएगा तो बेच दूंगा. अपना स्टॉक है, अपनी कन्विक्शन पे लिया, तो वो तो तुमको आइडिया रहता ही है हाउ द फर्म डूइंग, ये ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है. देन यू कीप टेकिंग योर कॉल्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि अभी रखना है कि नहीं रखना है. दैट इज़ व्हाट आई डू. बट आई थिंक अभी आई एम वेरी, थोड़ा सा अभी समझ गया हूँ कि किसी ने बताया तो थोड़ा कम लेना है, अपना सोच के लिया तो यू कैन गो अ लिटिल हायर. आई थिंक दिस इज माई बेसिक प्रिंसिपल. borrowed conviction and my own conviction, and I tell everyone who I meet, अपनी conviction पे जब तक तुम stock नहीं लोगे तुम wealthy नहीं बनोगे. मतलब you will make well, you will कर लोगे तुम, but I think अपना study करके किया हुआ stock, and if you get the right thing and you know the industry, I think the wealth you can make, it can be disproportionate. And that is why all the big ones have done, no? From Rakesh Jhunjhunwala to Vijay Kedia ji to whoever I think you call, I think they have bought stocks on their own conviction and they have kept it for a period of 15-20 years. Insane. पैसा तो यार लॉन्ग टर्म में ही बनता है. बिल्कुल बिल्कुल. आई वॉज द ऑनलाइन हेड फॉर कोटक सिक्योरिटीज. ऑनलाइन उसके अंदर मतलब इंटरनेट होता था. वी हैड जस्ट लॉन्च्ड आवर फर्स्ट ऐप इन 2011-2012, अर्ली डेज ऑफ मोबाइल ट्रेडिंग. ऑनलाइन हेड ऑफ कोटक. ऑनलाइन हेड फॉर कोटक. उस समय हम कोटक सिक्योरिटीज बोलते थे. नियो का नाम थोड़ा लेट आया. आई विल कम टू दैट एज वेल. बट आई केम बैक. आई वाज एन ऑनलाइन हेड फॉर कोटक सिक्योरिटीज 5 साल. एंड 2010 से 15. 2010 से 15 मोटा मोटा 10 तब आपको कितना था आइडिया था ऑनलाइन का? तब ऑनलाइन में क्या हो रहा था, दुनिया में क्या हो रहा था? देखो समझ तो आ ही गया था कि आई थिंक 10 ईयर और 15 ईयर्स डाउन द लाइन ऑनलाइन विल बी द प्लेस टू बी. वो तो दिख ही रहा था. इट वाज द writing on the wall because the younger generation was wanting to do it themselves. थोड़ा एक्सेस ईजी हो रहा था, लोग खोल रहे थे अकाउंट, तो वो तो क्लियर था कि आई थिंक द मार्केट विल गो ऑन इन द वे व्हेन पीपल विल ट्राई टू ट्रेड देमसेल्व्स विदाउट एनी असिस्टेंस. वो दिख रहा था. सो आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी. आई केम उस समय अर्ली डेज ऑफ ऑनलाइन. बट आई थिंक 20-30% फोन होते होंगे 2010 में तब. हाँ जी, नोकिया के फोन होते थे तब. नोकिया के फ़ोन होते थे. बट आई थिंक स्मार्टफोन्स अभी इतने जोर से नहीं आए थे. बट आई थिंक थोड़े बहुत स्मार्टफोन्स थे भी, आने लग गए थे. आई नोकिया थिंक के थोड़ा आना शुरू हो गया था. 11-12 में स्क्रीन टच वाले. आ ब्लैकबेरी गए थे. था. नहीं एक्चुअली स्क्रीन टच वाले तो आई थिंक हैड ऑलरेडी कम. स्क्रीन टच नहीं, बट आई थिंक वो विद दैट स्टाइलस, वो जो पेंसिल से सैमसंग के आते थे. सैमसंग, एरिक्सन के आते थे शुरू में. आई थिंक पीपल एट स्टार्ट, सोनी के आते थे एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. आईफोन भी बट इट वाज लार्जली अ नोकिया ड्रिवन इकोनॉमी. इंडिया. एप्पल ने शुरू कर दिया था अपना फोन्स इन 2007 2008. एंड बाय 11 to 15 आई थिंक इंडिया की 5-10% पॉपुलेशन के पास स्मार्टफोन होगा. आई थिंक दैट इज व्हेन पीपल मूव टू स्मार्टफोन्स. सो आई थिंक दैट इज व्हाट आई डिड. बट द रियल चेंज came when हर आदमी के पास स्मार्टफोन आ गया. तो आई थिंक पीपल कांट सर्वाइव विदाउट अ स्मार्टफोन. एंड एज आई सेड, eKYC, डिजी लॉकर, अकाउंट खुलना आसान हो गया. एंड देन व्हेन इट ऑल ब्लू अप. सो आई वाज 5 years आई वाज डूइंग दैट. तब क्या कोटक के कल्चर के बारे में बताओ ना. कैसा कल्चर, सिक्योरिटीज़ का, नियो का क्या कल्चर था, कैसे चलते थे? आप ऑनलाइन हेड थे, आप क्या ड्राइव करते थे, टीम कैसी थी? सी अल्टीमेटली ना बिजनेस चेंज नहीं हुआ है. बिजनेस ना पहले भी यही था, अभी भी यही है. पहले भी there was too large focus on acquiring customers. And two parts of the business हमेशा से ऐसा ही था. There used to be a team who used to acquire customers, and then there used to be a team who used to manage those customers or advise those customers. आज भी business largely same है. नाम चेंज हो गए हैं. आज जो acquire करता है उस टीम को हम बोलते हैं growth team. They are supposed to acquire. And जो आदमी customers को manage करता है, help करता है, उसको हम बोलते हैं revenue team. So it is exactly the same. So on the physical side and on the digital side, we acquire customers, and on the dealing side and on the app side, product side, we try to give great experience to the customer so that he is able to trade well. Correct. So largely business has not got changed. Business is the same. Pricings have come down. Customers have multiplied many fold. जब मैंने कंपनी ज्वाइन की थी, आई थिंक मुश्किल से 10,000 कस्टमर थे हमारे पास.
Today the company has on the north of 60 lakh customers, 7 million. touching 70 lakhs. So customers have become much more. Customers trade on the name. 96-97% of our volumes are client trading themselves. While they have a dealer for assistance, still उससे बात करते हैं but trade खुद करते हैं. That is the change India has seen. But yeah, it's a mixture of digital and physical, and that is what we do. But it is managed well. But yeah, I shifted completely to digital in 2022. 22. So 2022 में I got this opportunity and said कि digital side में आना है. So last 4 years. ऑनलाइन भी तो थे आप. ऑनलाइन में था, बट वो ऑनलाइन थोड़ा डिफरेंट था यार. वो ऑनलाइन वाज फिजिकली एक्वायर्ड, सर्विस्ड फिजिकली एंड डिजिटली बोथ. तो आपको एक्विजिशन तो फिजिकली था ऑलवेज. ओके. Acquisition became digital only when 2020 onwards, 19-20 onwards, when you could open an account online. Till 2020 you need to go to a broker's office to open an account. वाह. अभी 5 साल या ब्रोकर के ऑफिस में है, जो ब्रोकर का आदमी आपके पास आए. बट पिछले 5 साल में चेंज हो गया. दैट इज व्हाई दिस 4 crore अकाउंट्स हैव बिकम 20 crores. एंड दिस 20 विल बिकम 50 इन द नेक्स्ट 5 years. मतलब कोई क्वेश्चन ही नहीं है, बिकॉज एक्सेस ईजी हो गया ना. खोलना बहुत आसान है. स्मार्टफोन्स हर आदमी के पास है. स्मार्टफोन से थोड़ा डर कम हो गया है. पीपल आर डूइंग शॉपिंग लाइक क्रेजी. मीशो एंड Eternal and whatever. I'm thinking आजकल people are it has become easy for people to trade through an app. Correct. वो खरीदना बेचना शुरू करें तो अभी वो I think shares भी खरीदना बेचना लोगों को आ गया है. So I think things have become easy, access has become easy, and India is changing very fast. 2016 में जियो भी आया था, वहाँ से बहुत बड़ा बम्प हुआ. बिल्कुल. तो जियो के आने से I think जैसे even I think price of data became cheaper. That was also a big change. पहले I think if you're trading online, I think the cost of bill used to come in thousands. वो कम होने से भी बहुत फर्क पड़ा है. So I think there are a lot of things which have come your way. Smartphones, data, DigiLocker, eKYC. I think Aadhaar was a big game changer. Aadhaar पहले तो how do you identify a customer? Aadhaar was a big game changer for the broking industry at least. Why so? पहले सो अभी क्या है, ऑथेंटिकेशन एजेंसी आ गई है डिजिलॉकर. सो नाउ यू कैन ओपन एन अकाउंट ऑनलाइन. पहले हाउ डू यू ऑथेंटिकेट योर अकाउंट डिजिटली? यू हैड टू गिव यू सम फिजिकल प्रूफ. तो या आपका बिजली का बिल दोगे, या अपना ड्राइविंग लाइसेंस, या पैन कार्ड नंबर. सो इट वाज ऑल फिजिकल डॉक्यूमेंट. वी यूज्ड टू मैच सिग्नेचर्स एंड डू इट. एक बार ये एजेंसी आ गई एंड यू हैड योर thumb impressions, and Aadhaar made it very easy. Your mobile numbers are there, you are authenticating. Yes, you are the person who are opening. The main problem क्या होता है, as a broker I have to make sure कि जो आदमी अकाउंट खोल रहा है वो खुद ही ट्रेड है, मतलब उसी का अकाउंट है. Generally otherwise there are a lot of frauds happen in this market. Aadhaar and DigiLocker made that thing much easier. Where I could authenticate a customer on the fly, which made a big change. आजकल I think 25 lakh अकाउंट खोलते हैं. Last year there were many months when we used to open 45-50 lakh accounts as an industry. Wow. As an industry, I think last month industry opened about 35 lakh accounts. वो scale ही change हो गया है. कहाँ पे we had only 35 lakh accounts at one point of time to a month that we are opening 35 lakh. So 2019-20 तक 4 crore अकाउंट थे. Last year we opened more than 4 crore accounts in 2025. So the scale has completely changed. I think it will go as people have surplus, as India grows, becoming a $12 trillion economy, and people have more. अभी बोलते हैं $2,000 is the per capita income. If this becomes $12,000 in next 10 years, I think people will have more after spending on their basics. They will have money to invest into the market. The market ने तो grow ही करना है. This market, I think, in 10 years from now or 15 years will be much bigger than what it is today. You're like the head of Kotak Neo. I manage Kotak Neo, and we called the app Kotak Neo, and we are now changing the name of the firm, front-ending name of the firm as Kotak Neo. While the entity will be called Kotak Securities, but for the customer, we are changing the name to Kotak Neo. So all communications henceforth will be Kotak Neo on the digital relationship all side. The name largely will be Kotak Neo. क्या insight थी decision के पहले पीछे? देख, दो चीज़ है. जनरली ना एक परसेप्शन है कि द डिजिटल ब्रोकर्स आर मोर डिजिटली savvy. मतलब उनका जो ऐप है
जनरली एक परसेप्शन है कि वो ज़्यादा बेटर होगा, फास्ट होगा, UI UX बेटर होगा. The idea was Kotak Neo, that we are from the Neo world. And it is more to say कि भाई this is a new way of doing business and we are equally equipped to be digital. The app that we have created is no less than any other app, but I think still एक country में perception है कि bank brokers or the traditional brokers have still not been able to crack the code. The idea was to tell them we have cracked the code, this is as good an app that you can find in the market, and on the real market share, while we may not be acquiring as much as the others may be, but on real market share we are around 5% market share in the market, which is a very substantial number. So I'm saying we are proud of what we have created, and the idea of Neo was कि थोड़ा ऐसा लगे Neo है, Neo. समझ गया. I think many other brokers have also changed their name over a period of time. I think while we have not changed the entity name, it remains to be Kotak Securities, but we would want customers to know us as Kotak Neo. And when you joined in 2022, क्या challenges थे नियो में? थोड़ा सा different था. I think discount broker had come. हाँ वो बताओ ना तब क्या हो रहा था, लाइक जो 2000 आपने बताया कब लॉन्च हुआ? 15-16 में शुरू हुआ. तो I think Zerodha started with a 20 rupee charge. हाँ. And at that time you guys would be charging what? So pricing की देखो बात बोलता हूँ. All traditional bank brokers were on an ad valorem pricing, which is a percentage based pricing. बिल्कुल. So 0.25% का मतलब ये है अगर तूने 1 लाख रुपए का दोस्त माल लिया, स्टॉक खरीदा 1 लाख रुपए, हम बोलते हैं माल लिया, स्टॉक खरीदा 1 लाख रुपए का, सो 1 लाख का 0.25%, 1% हो गया 1 लाख का 1000, 250 रुपये. 1000 का 0.25 हो गया 250 rupees. So I think that is the brokerage we used to charge. Discount breakers came and they said the price is 20 rupees. Having said that, much of the income of discount brokers, even now, Traders. comes from traders in F&O segment. So अगर आप देखते हो कि कोई भी डिस्काउंट रुपए So investor, trader in F&O specifically. ट्रेडर इन F&O specifically. Niche वाला. So if a discount broker makes about 100 rupees as income, depending upon his focus on F&O, anywhere from 60 to 90% of his income comes from F&O related activity. Traditional brokers never got into this space. They were more stocks, delivery and ad valorem pricing. So traditional brokers इस space में थे. Discount brokers ने सारी F&O की F&O space ले ली. So this is what the change happened and the price was 20 rupees. यहाँ पे 250 रुपया, यहाँ पे 20 रुपया, जो मैंने आपको example दिया. So this is how it was going on and we realized कि एक technology ठीक करनी पड़ेगी and दूसरा pricing ठीक करनी पड़ेगी. So what we played was slightly different. While all discount brokers were charging 20 rupees for F&O and probably also 20 rupees for delivery, we were kind of a broker who was largely into delivery space. यहाँ पे stocks buying and selling. We said we will make our pricing zero on derivatives. तो 2017 में हमने प्राइस जीरो किया था, but I think in 2021 when we really went whole hog on Kotak Neo, we made our pricing zero. मतलब अगर आपको F&O मेरे यहाँ से खरीदना है तो आपको कोई पैसा नहीं लगेगा. While if you go to any, so we deep discounted the digital brokers. So they were at a discount broker model, we had a deep discount model on the F&O side. Initially customers आए, but we were not giving them the experience that the digital brokers were giving. So हमें समझ आ गया कि यार इसको ठीक करना पड़ेगा. Experience as in क्या? App का experience, the speed of the app and also. everything, the UX, the UI. So we really spent a lot of our last 4-5 years into giving customers the right experience, and everything that we have made in Kotak Neo is basis the feedback of the customer. One more change that we did about 3-4 years back is we discounted the delivery pricing even for the youth. So we are the only broker, slightly अलग broker है हम. 30 less ना. एज के ऊपर clients को थोड़ा सा bifurcate करते हैं. So अगर आप 30 साल के नीचे हो, so we are amongst the best priced brokers in the country at zero. We don't charge you for buying and selling stocks, and we charge you only 10 rupees if you want to trade. So that is our core pricing for anybody under 30. Above 30, we have again 10 rupees so is given, but we charge an ad valorem pricing there. But the youth must be going gaga over this, मतलब सब.
कोटक नहीं अंडर 30 में तो पूरे हर जगह आपको हाँ, बताने so में we चाहिए। have got traction, इसमें कोई डाउट नहीं है। आई थिंक व्हेन यू गिव गुड प्राइसिंग एंड अ गुड प्लेटफॉर्म, आई थिंक प्राइसिंग अलग नहीं चलता है। हमने पहले जब प्राइसिंग शुरू में जीरो भी किया ना, कस्टमर्स क्यों नहीं आए? क्योंकि प्लेटफॉर्म ठीक नहीं था। टुडे वी आर गिविंग वर्ल्ड क्लास प्लेटफॉर्म, मतलब आई एम रियली प्राउड ऑफ दैट प्लेटफॉर्म। डोंट गो बाई वर्ड्स के वर्ल्ड क्लास है कि नहीं, आई वुड वांट कस्टमर्स टू सी इट फॉर देमसेल्व्स। आई थिंक वी हैव मेड अ वेरी नाइस प्रोडक्ट। आई थिंक इट इज़ एट पार इफ नॉट बेटर। मुझे बेटर लगता है, थोड़ा सा बायस्ड हूँ मैं, बट आई थिंक आई हैव ग्रेट प्रोडक्ट एट अ ग्रेट प्राइस पॉइंट। आई थिंक यंगस्टर्स लाइक इट। अंडर 30 आई थिंक वी आर ग्रोइंग एट अ गुड पेस एंड वी आर हैप्पी अबाउट इट। वी आर नॉट वेरी लार्ज, but yeah, we are up there. लार्ज एज इन लाइक किस, लाइक इन कंपैरिजन टू व्हाट? See, तीन चार चीज़ें होती हैं मार्केट में कंपेयर करने के लिए। वन इज़ एक्टिव कस्टमर्स विच डेटा इज़ अवेलेबल। बाजार में डेटा अवेलेबल है। वी आर द 7th इन दैट लिस्ट एंड आई 6th हो गए थे ना? we were 7, we were 6, we became 7th, and then we're coming back to 6th. I think next 2 months we should be 6th is what I believe. That's what, The gap between the 6th and the 7th is small, तो मुझे लगता है कि we should be able to bridge that gap very soon. So that is one thing, that is on active clients. But the real thing is about market share. On market share, I think we'll be among the top 5, both in cash segment and in derivative segment. No published numbers, but हमारा जो भी assessment है, internal assessment, I think we'll be up there. इसमें भी 5% आपने बताया था। We are 5% of the market, which is not small. There are people who are above 10 as well, 8, 7, 10, but we are in top 5. And what does it take as a marketer to go from a 5, like 1% में बहुत एड़ी चोटी का जोर हाँ, लगता होगा बिल्कुल ना? बिल्कुल, it आसान नहीं है। It's a very competitive market. It is very competitive. थोड़ा उसके बारे में बताओ ना, like as a marketer, as a business owner, what does it take to like increase 1%, 1%, क्या लेते हैं ना? जीरो सम गेम हो जाता है, खींचना पड़ता है, कुछ अलग ही हटके करना पड़ता है। वेरी क्यूरियस टू नो दैट पार्ट। देख, इस मार्केट के अंदर एक तो नॉइज करना बहुत ज़रूरी है। आई थिंक यू टू कीप टेलिंग द पीपल दैट वी आर ऑल्सो देयर, एंड इट इज़ ऑल्सो टू डू विद मार्केटिंग बजट्स दैट वी हैव. So there are a lot of people who have been funded by P's, the new age world. Of course. I think the kind of money that they spend They spend a lot of money. is disproportionate to what we spend. But why guys you cannot spend? मतलब bank No, it is not about wherewithal. पैसा तो है spend करने के लिए, but the way we have grown, I think it's slightly different. I think we are very cautious of how we spend. The money has to go at the right place, and we don't want to just open an account for the sake of opening an account. अगर तो इस इंडस्ट्री में देखेगा, while 21 crore accounts are there, how many trade in a month is, for the last 12 months, is only 5 crores. Okay. So 3/4 of these demat accounts have not traded in a year. So we are not among. You're focusing on the 5 crore. We want to focus on customers who really wants to do investing, and we focus and go behind those customers. So we will have customers who are slightly larger in size, but less in number. Got it. So अभी क्या फोकस आपका, क्या like you handle कोटक न्यूज़, तो क्या P&L देखोगे, ये जो आपने बताया ग्रोथ एंड रेवेन्यू? तो एक सिंपल है, ग्रोथ एंड रेवेन्यू, दो पोर्शन है. ग्रोथ वी हैव टू ग्रो, वी हैव टू गेट मोर कस्टमर्स वेरी क्लियरली. आई थिंक यू टू resonate with the right kind of customers, tell them that your pricing is good, your product is good, talk about yourself and get those customers. And on the second hand, the customers who have come in, you have to manage them really well. You should be happy with the customer. How to track top 2 metrics in each, क्या देखते हो आप? जब आपको तो काम ही होगा, हर हफ्ते आप भी एक्सेल शीट खोल के लाइक सिंपल है, यहाँ पे बिल्कुल एक्सेल शीट ही खुली रहती है. सिंपल है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कम हो, and number of clients that I acquire keep growing. Cost of acquisition and number of customers. So I'm thinking मैं अगर 100 कस्टमर एक्वायर कर रहा हूँ तो नेक्स्ट मंथ वो कैसे 102 हो या 104 हो या 106 हो, वो ग्रो करें at a cost which is lower than what I've acquired in the previous month. So cost of acquisition and the number that we acquire. And who do you consider a customer जो ट्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं, इन्वेस्ट करना स्टार्ट? सो आई थिंक वी हैव वेरियस मैट्रिक्स. तो पहले तो कस्टमर अंदर आए, उसके अंदर कितने ज़्यादा कस्टमर ट्रेड करें. सो आई थिंक वी मॉनिटर दैट वेरी क्लोजली. 100 कस्टमर आए, उसके अंदर से कितने कस्टमर पूरा फर्स्ट मंथ में ट्रेड करते हैं, कितने सेकंड मंथ में ट्रेड करते हैं. आई थिंक वी हैव अ वेरी, isn't that too much data? Too much data. डेटा तो बहुत है, बट आई थिंक नाउ द टूल्स हैव आल्सो कम टू एनालाइज दोस डेटा. सो आई गेट माय MIS. I have a team which analyzes these numbers, and I get the MIS the way I want to see it. Nice. And I think we keep working on that MIS so that we get only the relevant data to see.
So we have weekly meetings, monthly meetings where we monitor that data and make sure that we keep improving month on month. Got it. The second part of the portion is managing the customers. Revenue. So attrition rate should be less. The customer should keep engaging month on month, nudging the customers if they are not doing something right, giving them the right tools, making sure that their longevity increases with Kotak Securities. We call it the LTV, हमारी lifetime value keeps going up. So that is what we focus on, that the customer should not drop. He should be engaged and he should continue to trade with us. So simple है, business complicated नहीं है, but it is just that, and it is a very competitive business. There is no doubt. very competitive Very competitive. When the discount brokers came in, मैं पढ़ रहा था उसके बारे में कि lot of the legacy players, not Kotak in general, but like legacy players ने बोला था कि यार ये pricing sustainable ही नहीं है, ये बंद हो जाएंगी वगैरह वगैरह. क्या था मतलब what did they do right apart from pricing which the other people learned from? See, दो चीज़ थी. I think the industry was in denial. And तू मेरे से पूछेगा तो probably I was also in denial कि अरे 20 रुपए तो क्या कर लेंगे. But I think how the things changed, they made access more easy. What these people have cracked is they have made access to stock markets really easy. Volume पे. एक तो they have really helped expand the market the way the market has expanded. And second, they got the technology right. I think most of the broking community till that period of time was on a slightly legacy technology. They brought a technology which was faster, quicker, a lot of focus on UX, UI, which I think a lot of traditional brokers were ignoring till that point of time because it was more less number of customers. I think discount brokers, I will very clearly say, helped democratize this market a lot, very clearly. But I think early signs, initially you were in denial, then it happened suddenly, and then it all over the place it was there. I think we were early ones to catch that change. We were very clear this change will happen. 2019 में ना? हमने 18-19 में काम शुरू कर दिया था. 19 में काम शुरू कर दिया था. It took about a year to get the back end right. Then I think the front end apps had to be made. 21 October we rolled out. And from that day to this day, and today we have only one platform. The legacy platform has been shut down. We have very small number of customers on a third platform that we have. But I think in next 3 months, this will be the only platform that we have. So moving everyone to Kotak. Everything is Kotak Neo now. Everybody, all clients will now have to trade on Kotak Neo, whether through assistance or directly, but it will be all Kotak Neo. Got it. And customer में user जो the Indian audience, the Bharat, उसमें आप क्या फर्क देख रहे हो compared to 2000, whatever you want to say, 2000 का बता सकते हो compared to today, like you're so close to the customer that you speak to, risk management change हुई है और customer तो largely change नहीं हुआ है, the customers का behavior same ही है, the scale of customers has gone up manifold, but from a very clearly customer point of view, गलतियाँ तो same ही है, मतलब I'm saying वही गलतियाँ पहले भी होती थी, वही गलतियाँ अभी भी होती हैं. The mistakes have actually not changed. So as I said, हर आदमी हाथ जला के ही सीखता है. वो थिंग पहले भी क्लियर थी, अभी भी क्लियर थी. पहले मैनुअल होती थी, अब डिजिटली होती है. But mistakes largely are the same. Because market is same, no. At the end of the day, you get there for a purpose. This market gives you lessons which remain the same. The speed of those lessons have become faster. पहले आपने आज मिस्टेक की, आपको 1 साल बाद पता चला था कि मिस्टेक की. आज आप मिस्टेक करते हो, आपको 15 दिन में पता चल जाता है यार ये गलती हो गई. Only I think the pace at which you learn has become a little faster. But yeah, I think markets का तो I think ethos is same only. Scale has gone up. More people have come in. How is today's generation different from that generation? See, the right way of investing, I've been told, and I think the books tell you and the people will tell you, is that you start from mutual funds. उससे पहले insurance, उससे पहले health insurance, but start with mutual funds. Slowly get into stocks, large caps, then mid cap, then small cap. As your risk appetite goes up, you get into slightly riskier options which can give you a larger delta. Then probably FNO comes at the end and MTF comes at the real end. I think थोड़ा सा generation and stock market is the way people want to make fast money.
it is not a place to make fast money, but I think it attracts you to make fast money because one example or two example are cited and everybody thinks यार ये मेरे को मिल जाए जो stock एक हफ्ते में double हो जाए. People are taking shortcuts, starting their journey from an FNO and then trying to say कि मैं FNO बनाऊंगा. But होता क्या है कि वो FNO करते हैं, हाथ जलता है तो देन देखते हैं चले यार स्टॉक में आते हैं. स्टॉक में भी सबसे पहले स्मॉल कैप जो कि डबल हो जाए, उल्टा कर रहे हैं. हाथ जलता है तो मिड कैप में हाथ जलता है तो लार्ज कैप एंड अल्टीमेटली बोलते हैं यार ये नहीं हो पाएगा, म्यूचुअल फंड में ही जाते हैं. आइडली आई थिंक इट हैज़ टू बी एज पर योर रिस्क एपेटाइट. स्टार्ट योर जर्नी विद म्यूचुअल फंड्स, गो स्लो, गो इनटू स्टॉक्स दैट आर बहुत स्टॉक्स है, 6000 स्टॉक है इस मार्केट के अंदर. जंगल है, अच्छे स्टॉक है, बुरे स्टॉक है, कोई पैसा बनाता है नहीं बनाता है. आई थिंक गो विद द इवॉल्व स्टॉक्स जो दुनिया को पता है क्या चल रहा है क्या नहीं. Read newspapers, read research reports, go with stocks that you can see a 20-30% return. The value of compounding people don't understand, it is massive. Money compounding at 15% for 30 years can really make great wealth for you. And I think sustainable wealth over a period of time is what you want. But I think मैंने भी यार ये गलतियाँ करी हुई है आयुष. छोटा स्टॉक लो ये डबल हो जाएगा, नरेटिव्स. आपकी सबसे पेनफुल गलती क्या थी? यार बहुत गलतियाँ करी हैं, एक दो तो नहीं. टॉप 3 लेसन्स बताओ. एक थी लीवरेज. हाँ, मैंने लीवरेज किया था जस्ट प्री कोविड एंड आई लॉस्ट मनी बिकॉज लेवरेज था. मार्केट एकदम करेक्ट हुआ, शुरू में डिनायल था, अच्छा कल वापस आएगा, इतना कैसे गिर सकता है, ये कोविड कुछ नहीं है. साइकोलॉजी तो अलग ही होती है. डिनायल वाली साइकोलॉजी अलग ही होती है. इट वाज अ होप ट्रेड. आई वाज इन कंप्लीट डिनायल कि यार ये कुछ नहीं है. बट आई लॉट ऑफ मनी. तो लेवरेज इज समथिंग दैट आई हैव लॉस्ट मनी इन. एंड आई टेल एवरीवन कि लेवरेज नहीं करने का है अनलेस यू हैव योर ओन कन्विक्शन ऑन द स्टॉक. सेकंड इज आई वंस इन्वेस्टेड सब्सटेंशियल मनी इनटू एन इलिक्विड काउंटर. एक स्टॉक था, अगेन नरेटिव था, ये इसमें ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा. फॉर सम रीज़न आई इन्वेस्टेड सब्सटैंशियल मनी. अभी तो समझ आ गया 1-2% से ऊपर नहीं डालना, बट उस समय समझ नहीं थी. सो अगेन आई गॉट स्टक इन दैट स्टॉक. द लिक्विडिटी वेंट अवे, यू जस्ट कुडंट सेल द क्वांटिटी दैट यू हैड बॉट. एंड धीरे धीरे वो स्टॉक नीचे आ गया एंड आई जस्ट कुडंट सेल इट. सो आई एम थिंक वो गलती की लिक्विडिटी वाली. बहुत की है गलतियाँ तो कमी नहीं है, बट आई थिंक द लार्ज टू विच गेव मी अ सब्सटेंशियल लर्निंग वर काइंड ऑफ दीज टू. मैंने बीच में आई हैव अ 1 month, एज आई टोल्ड यू आई कांट सेल अ स्टॉक फॉर 1 month. मैंने बीच में FNO भी ट्राई कर लिया कि 1 मंथ रखेंगे, बट इट इज़ नॉट अ टूल दैट यू कैन कीप इट फॉर 1 month कि यार देखेंगे 1 month. सो आई थिंक गलतियाँ बहुत हैं यार, गलतियों की कमी नहीं है. बट या आई थिंक लर्निंग भी है. बट गलती एक बार ही की है, वो मैंने रिपीट नहीं की है, इज़ वॉट आई विल से. एक बार गलती से लेसन मिल गया तो मैंने वो गलती याद रखी है. एंड दैट इज़ वॉट यू टू कीप. यू टू नो कि तुमने गलती क्या किया, उस गलती को याद रखना है. तुम फिर से रिपीट नहीं कर लो, बिकॉज वो रिपीट करने की भी टेंडेंसी इस मार्केट में होती है. तुमने एक बार गलती की, तुम सेकेंड टाइम भी वो गलती कर लेते हो. लार्जली 4 आई थिंक. वन इज़ ग्रीड. थोड़ा और रख लेते हैं. तुम्हें क्लियर था यहाँ लेना है यहाँ बेचना है, बट यार ऊपर जा थोड़ा रख लेते हैं. सेकंड इज़ पैनिक. जब नीचे जा रहा है, चाहे तुमने सोच समझ के लिया था सब कुछ, लेकिन जब तुम्हें लॉस दिखता है तो देन यू फॉरगेट फंडामेंटल एवरीथिंग. थर्ड इज़ अगेन रिवेंज ट्रेड कि भाई मार्केट में अच्छा अभी इस बार देखते हैं. मतलब यू कांट टेक अ रिवेंज टू द मार्केट इज़ सुप्रीम. एंड द फोर्थ इज़ होप ट्रेड. यू जस्ट कीपिंग इट. नीचे ज़्यादा जा रहा है, जो जा रहा है नहीं ऊपर आएगा, नहीं ऊपर आएगा. Four sins of stock market. So I'm saying this is what you have to control. Hope, revenge, greed and panic. If you get that right, I think market में पैसा है बनाने के लिए, but I think you have to be disciplined. Tell me more about this. Like Kotak Neo ने क्या features या steps रखे हैं to protect people from the four sins? I was reading कि बहुत सारे exit के clauses हैं, automated trades हैं, काफ़ी चीज़ें हैं. उस पर थोड़ा बताओ ना. So lot of them. I think we do a lot of nudges to a customer. The biggest one is if a customer comes and trades for the first time with a advisor, we give a call to the customer to tell him. Every customer who trades through an advisor for the first time and says on the phone कि आप इतना ले लो, we tell him कि सर आपको पहले आपने किया है, आपको FNO आता है,
ओह, ये लेवरेज high प्रोडक्ट है, effort. ये लेवरेज प्रोडक्ट है, इसमें हाथ जलता है। ध्यान से करना, हर कस्टमर को हम कॉल करते ही करते हैं इफ़ ही इज़ पुटिंग इज फर्स्ट ट्रेड थ्रू एन एडवाइज़र, क्योंकि इसमें ना काफ़ी टाइम हम देख चुके हैं, पहले हमने मिस सेलिंग की हुई है। सो दिस इज़ अ प्रोसेस वी ब्रॉट 5 years बैक। एवरी कस्टमर विदाउट डिफॉल्ट भी आपने पहले किया है। सो ध्यान से करना है, लीवरेज पता नहीं चलता है, पीपल डू नॉट नो F&O इज अ लीवरेज प्रोडक्ट। You have to only give 20 rupees to buy something for 100 rupees. It is a naturally leveraged product. People just don't understand. There is something to do with probability. There is something to do with time. It's a very complex tool. Right. So I'm saying that is one thing that we do. I generally say in a lot of my blogs कि MTF इतना risky नहीं है जितना F&O risky है, क्योंकि F&O में बहुत variables हैं. You need to know Greeks, delta, gamma, alpha. मतलब you need to know a lot of things about F&O. MTF स्टिल थोड़ा ईजी है कॉम्प्रिहेंड करना कि आपकी एक्सपेक्टेशन ऑफ रिटर्न इफ इट इज़ मोर देन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। Can you explain MTF also? MTF में क्या होता है, कुछ मैंने आपको शुरू में बताया ना, 50,000 रुपये आपने अपने डाले और वो आपने 25% 1 लाख रुपया ब्रोकर से ले लिया। Got it. सो आपने 3 लाख ले लिया। नो, आपको ये कब करना चाहिए? आपको करना तब चाहिए जब कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ बोरोइंग बच सकते हो आप इज लेस देन द एक्सपेक्टेड रिटर्न। तो अगर आपको लगता है 1 साल में 20% ऊपर जाएगा लेकिन कॉस्ट ऑफ कैपिटल सिर्फ 10% है, तो आपको एक लीवरेज मिलता है। बट योर ओन कन्विक्शन, यू आर स्ट्रॉन्ग, आपको ये लगता है होगा तो आपको करना चाहिए। बट आपने किसी ने बोला कर ले और आपने लीवरेज ले लिया, आई थिंक इट डजंट वर्क इन द मार्केट। सो आई एम सेइंग व्हेनेवर यू डू, इट्स इजी टू कॉम्प्रिहेंड। नो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न क्या है। यू कैन गो रॉन्ग ऑन एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, लेकिन अगर आप एक्सपेक्ट ही 5% कर रहे हो और कैपिटल गोरो कर रहे हो 10% पे, वो तो मतलब आपका स्टार्ट ही गलत है। बिल्कुल। So I'm saying that is easy to comprehend MTF as against F&O, but again both are leveraged, both are high risk, avoidable if you don't have to do it. Only when you are really sure that I think ये great trade है, मेरे पास पैसा नहीं है, थोड़ा leverage लेके करता हूँ, is that is the when you have to do it, otherwise you don't have to do it. That's the first. So that this is largely on leverage. Then Interesting. there is something called global exit. मतलब मार्केट ठीक चल रहा है, अचानक से आपको कोई न्यूज़ आया और मार्केट नीचे गिर रहा है, यू डोंट हैव टाइम टू कट ऑल योर 20 पोजीशन इन वन गो। देयर इज अ ग्लोबल एक साथ सब एग्जिट। आपने बटन दबाया, आपका सब माल बिक गया, नाउ एवरीथिंग इज ओवर। बट एट टाइम्स यू नीड, सो दीज आर ऑल द टूल्स दैट वी हैव गिवन। अगेन बाकी नॉर्मल टूल्स, एंड दीज आर नो एक्सेप्शनल टूल्स, दीज टूल्स आर जनरली अवेलेबल इन मोस्ट ऑफ द प्लेटफॉर्म्स। हमारा थोड़े से डिफरेंट होंगे, थोड़े से स्लाइटली डिफरेंट वे ऑफ एग्जीक्यूशन होगा। But I think then stop loss, I think we educate customers on stop loss कि जब भी आप ट्रेड लेते हो stop loss लेना जरूरी है। Then there are a lot of stocks which are narrative stocks. Narrative stocks हो गया कि आपको भी शायद SMS आते होंगे, ये स्टॉक ले लो 100% अपर सर्किट। मतलब पहले SMS बहुत आते थे, अभी थोड़े कम हो गए, बट ये SMS आते थे, या टेलीग्राम चैनल पे किसी ने बोल दिया डबल हो जाएगा, yes no करते रहते हैं ना वे लोग। व्हाट्सएप पे कुछ आपको आ गया, कुछ आपने देख लिया। दे आर ऑल नरेटिव स्टॉक्स जिसका फंडामेंटल नहीं है। हमारे प्लेटफॉर्म में अप्रॉक्सीमेटली 1500 ऑफ सच स्टॉक्स आर ब्लॉक्ड। पहले यू से कांट blocked है। ट्रेड, एंड देयर आर सर्टेन स्टॉक्स व्हिच यू कैन ट्रेड ओनली अप टू अ स्पेसिफिक वैल्यू। तो एक वैल्यू तक 2 लाख रुपया, 5 लाख रुपए तक सब आदमी ले सकते हैं। 5 से ऊपर जाओगे तो आपको मुझे कॉल करना ही पड़ेगा, और जब आप मुझे कॉल करोगे तो मैं आपको ये बोलूँगा कि सर ये कंपनी के जो फंडामेंटल्स हैं ये थोड़े से, इसका ये नहीं है, Very ये nice. नहीं है, ये नहीं है, मैं कस्टमर को बताऊँगा। सो देयर आर लॉट ऑफ स्टॉक्स वी डोंट हैव अ बिजनेस, बट ये स्टॉक्स कीप्स मूविंग अप। कस्टमर को पता नहीं चलता, वो स्टडी नहीं करता, वो स्टॉक ले लेता है। अल्टीमेटली स्टॉक नीचे आना ही आना है। पंप एंड डंप हम बोलते हैं कि लॉट ऑफ पीपल पंप स्टॉक एंड देन डंप द स्टॉक टू रिटेल इन्वेस्टर्स एंड द स्टॉक कम्स बैक, दे हैव मेड देयर मनी, रिटेल इन्वेस्टर्स टेक अ लॉस। सो लॉट ऑफ सच स्टॉक्स आर ब्लॉक्ड ऑन माय प्लेटफॉर्म, and there are a lot of them. 1500 is a big number. 1500 is a big number, but it is not a very big number. इनमें वॉल्यूम्स भी नहीं है, ये बहुत illiquid स्टॉक्स हैं, ये इसमें लोग फंसते ही हैं। तो वी हैव एनालाइज दो स्टॉक्स वेल, बट आई थिंक ये स्टॉक्स थोड़े काम के स्टॉक्स नहीं है। एंड एनीबडी हु स्टिल वांट्स टू इन्वेस्ट, ही सेड यार मैंने पढ़ लिया है, मेरे को करना है, देन यू कैन कॉल मी ऑन द फोन एंड आई विल बाय इट फॉर यू। आई एम नॉट सेइंग नो टू इट, बट आई थिंक आपने SMS पढ़ा और यहाँ पे एग्जीक्यूट कर लिया, वो मैं नहीं चाहता हूँ। सो आई पुट अ लिमिट टू इट, इतने तक आप ले लो, बट इससे ऊपर लेना तो आप मेरे पास आओ, बिकॉज पीपल बाय डिस्प्रोपोर्शनेट क्वांटिटीज एज वेल। इस मार्केट जो मैंने बोला ना जंगल है, हर टाइप के लोग मिलते हैं। आपके पास कोई आके बोलेगा ये स्टॉक ले ले, इतना है, डाल दे इसमें 1 करोड़ रुपया, Right.
मेरे प्लेटफॉर्म से आप अपने आप 1 करोड़ रुपया उस स्टॉक पे ना डाल पाओ, Right. ये मैंने इंश्योर किया हुआ है. बट आई थिंक अगर आप श्योर हो, यू विल कॉल Very मी, nice. आई विल आस्क यू अ फ्यू क्वेश्चन, यू स्टिल वांट टू डू इट, आई विल एग्जीक्यूट फॉर यू. Got it. Very nice. I think much needed. At least for the retail हम बात करते हैं इन्फ्लुएंसर्स स्कैम चल बिल्कुल रहा है, बिल्कुल वहाँ पे लोग जा रहे हैं खरीद रहे हैं and then बिल्कुल because they बिल्कुल call somebody will save money बिल्कुल बिल्कुल. more or less. आई हैड अ कस्टमर, वो मुझे कहानी बोला, यार मैंने शुरू में स्टॉक लिया, वो व्हाट्सएप पे आया, फिर मैंने 1-2 स्टॉक टेलीग्राम पे देखे, फिर मैंने 1-2 स्टॉक कोई एसएमएस से लिए, फिर कोई वीडियो देख के लिए. अल्टीमेटली यार समझ आया कि यार आफ्टर 1 ईयर कि यार ये मेरा पूरा पोर्टफोलियो तो स्ट्रेंजर संभाल रहे हैं. मतलब ये स्टॉक तो मुझे पता ही नहीं क्या है, और जिसने मुझे बोला है उसको भी मैं नहीं जानता, वो मुझे नहीं जानता, मैं उसको नहीं जानता हूँ, ये मैं कर क्या रहा हूँ. हाँ. तो एक दिन आया, मैंने अपना पूरा पोर्टफोलियो बेचा, और उस दिन से मैंने ये सोच लिया जब तक कोई स्टॉक, एंड आई ऑब्वियसली वुड हैव टेकन अ हिट, लॉस उसके बाद ही से, सर चमकता है ना. लॉस इज द बिगेस्ट टीचर इन Lesson. दिस मार्केट. लॉस से बड़ा तो कोई टीचर ही नहीं है इस मार्केट में. गॉड. वॉर अभी जैसे वॉर चल रही है अपने पिछले कितना 1 महीना हो गया ऑलमोस्ट. तो आपका दिमाग ऐसे चलता है क्या कि अभी बियर मार्केट आएगा, अब मुझे पता है क्या नहीं करना है, ऐसा आपका ऑटोमेटिकली अपने इतने फेजेस देख लिए? नहीं, एक थोड़ा सा सीजन हो गया हूँ मैं, हाँ. मुझे ये समझ आ गया है कि अगर डरते नहीं होगे अब तो आप? ऐसी मार्केट है, उसमें अपने पोर्टफोलियो से डरना नहीं है. हम्म. सो लॉन्ग एज यू श्योर जो तूने स्टॉक लिए हैं वो ठीक है. एंड मैं बहुत श्योर हूँ, जो मैंने अपनी कन्विक्शन से लिया है, जो बड़ा है वो मुझे पता है, और जो मैंने अपनी कन्विक्शन से नहीं लिया है, अगर लॉस हो भी रहा है तो मुझे पता है मेरे स्टॉप लॉस क्या है. कुछ स्टॉक्स मैंने काट दिए, कुछ मैं नहीं काट पाया हूँ, बट वो मुझे बस पड़े हैं, वो सिग्निफिकेंट नहीं है, दे डोंट रियली मैटर टू माई पोर्टफोलियो, दे आर स्मॉल, इट इज़ फाइन. अगर लॉस हुआ तो हुआ, मैंने गलती की है, वो मैं गलती झेल लूँगा. सो मैं मतलब आई हैव ऑल्सो मेड श्योर कि अगर कोई अच्छा स्टॉक नीचे गिरता है, जो कि मैं मॉनिटर कर रहा हूँ, खरीदो. जो मैंने पहले लिया था थोड़ा हाई प्राइस पे, आई डू टेक इट व्हेन द स्टॉक्स आर डाउन. क्योंकि इस समय वॉर के अंदर आई थिंक पहले हम बोलते थे घोड़ा और गधा, एक अच्छा स्टॉक और एक बुरा स्टॉक. व्हेन देयर इज पैनिक इन द मार्केट, गधा और घोड़ा दोनों गिरेंगे. You have to make sure that when the market is down, you have to buy those horses who come out much faster than the others. So I'm saying मेरे मन में थोड़ी प्लानिंग रहती है, ये 2-3 स्टॉक लेने हैं, जब वो गिरते हैं तो आई डू टेंड टू पुट मोर मनी इन दो स्टॉक एंड काइंड ऑफ ब्रिंग इट डाउन. बट ब्लाइंड एवरेजिंग नहीं है. एक और गलती है जो मैंने अपनी लाइफ में कर रखी है, ब्लाइंड एवरेजिंग. नीचे आए तो लो, एक नरेटिव है बाजार में, गिरे तो लो. हाँ. गिरे तो लो अच्छे स्टॉक पे चलता है, गिरे तो लो हर स्टॉक पे नहीं चलता है. बिल्कुल. गिरे तो लो इज़ अ राइट वर्ड, इट इज़ अ राइट कॉइन. एंड मेरे एक बहुत अच्छे कस्टमर हैं, इज़ वेरी गुड फ्रेंड, मैं जब भी मिलता हूँ तो मुझे बोलता है गिरे तो लो. हाँ. बट आई जस्ट व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम इट इज, गिरे तो लो इन गुड स्टॉक्स, गिरे तो लो इन द इंटायर मार्केट डजंट वर्क. बिल्कुल सही बात है. तो गुड स्टॉक अंडर वैल्यूड है तो ले लो, आंख बंद करके ले लो. तो वो जब भी मिलता है मुझे यही बोलता है गिरे तो लो. मैंने कहा भाई गिरे तो लो तो ठीक है, बट गिरे तो लो इन द राइट सेट ऑफ स्टॉक्स, नॉट इन द इंटायर मार्केट. आई थिंक दैट इज ऑल्सो नाइस. सो दैट इज. सो एडवाइस टू पीपल राइट नाउ वुड बी, वॉर चल रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं है. देख लार्जली दो चीज़ें हैं. इफ़ योर पोर्टफोलियो इज गुड ऑफ नेम्स विच यू नो, विच हैव टेस्टेड द टाइम्स, यू हैव रियली क्वालिटी स्टॉक्स इन द पोर्टफोलियो, तो आई थिंक 10-20%, 30% अगर नीचे भी हैं तो डरने की बात नहीं है. इट इज़ बिकॉज ऑफ द वॉर, एंड वॉर विल वन डे गेट ओवर. सी मैं तेरे को बोल रहा हूँ, जब .com आया ना तब भी ऐसा लगता था डूम्सडे, जब वो फिर जब कोविड आया इट वाज डूम्सडे, फिर जब लीमन क्राइसिस हुआ इट वाज लुकिंग लाइक डूम्सडे. एंड इन दोज टाइम्स पीपल टेंड टू टेक डिसीजंस व्हिच दे शुड नॉट. पैनिक डिसीजन, इमोशनल Panic decisions, emotional decisions. I think that should not happen. But yeah, if your portfolio is not right, you need to panic. मतलब तुम्हें पता ही नहीं तुम्हारे पोर्टफोलियो में क्या है, तुमने क्यों लिया, ये कंपनी क्या करती है, क्यों ऊपर जाएगी, क्यों नीचे जाएगी, क्योंकि किसी ने बोला है तुमने लिया है. आई थिंक यू हैव टू पैनिक. बट आई थिंक द होल थिंग इज अल्टीमेटली योर ओन कन्विक्शन. तुम जो खरीदते हो तुम्हें उसका पर्पस पता होना चाहिए, तुमने क्यों खरीदा है और क्या खरीदा तुम्हें पता होना चाहिए. किसी के कहने पे तो पैसा नहीं बनता है. सही बात है. देखो एआई के बारे में थोड़ी बात करनी है. बिल्कुल. आई वांट टू अंडरस्टैंड योर फर्स्ट, आपका क्या टेक है एआई पे. टू मी इट सीम्स लाइक कि जो 2015 में डिस्काउंट ब्रोकर्स ने किया था, मे भी अभी एक ऐसी वेव आ रही है जो एआई लेके आएगी. आप कैसे देखते हो एप्लीकेशन ऑन लाइक कोटक नियो में क्या कर रहे हो आप पर्सनली, व्हाट्स योर व्यूज ऑन इट? See, AI is real. I think AI is one such change which was internet.
जो इंटरनेट का चेंज आया था, आई थिंक AI इज एज बिग अ चेंज एज इंटरनेट इज व्हाट आई स्ट्रांगली बिलीव. बट आई थिंक .com बबल में भी थोड़ा एक्सूबरेंस के कारण मार्केट्स हैड गॉन अप एंड देन दे करेक्टेड crazily. thought so, yeah. It is not that internet was a life changing. The second was smartphones. These are life changing events that has happened for mankind. They've changed a lot. AI is going to be one such event. And again, exuberance में क्या ये stock prices ज़्यादा चले गए हैं, probably चले गए हैं, Bubble but तो I बोल ही think रहे ये सब हो सकता है. But I believe not adopting AI will be the biggest mistake any organization or any human being can do. At my age, probably I can ignore AI myself in learning AI, but I am not ignoring it. I want to understand it. I am involved. I want to do it. But I think all the youngsters, I think they have to be really get into AI and understand what AI is. ये एकदम ज़रूरी है. The expectation of change may be जो बाज़ार में नरेटिव्स हैं कि ये 1-2 साल में क्या हो जाएगा, मुझे लगता है शायद 1-2 साल में नहीं होगा. मे बी इट विल टेक अ लिटिल लॉन्गर टाइम, बट AI विल डेफिनेटली इम्पैक्ट द वर्ल्ड. Technically, if you can tell a bot to do whatever you want, why do you need an interface at the end of the day? क्यों आपको जाके एक ऐप देखना है, ढूंढना है, करना है? You can give an instruction to a bot to say कि यार tell me about gold. He will give you all the history of gold. Tell me about what. आपने जो क्वेश्चन आप पूछ लो है उसी को बोल दो, कैन यू बाय 100 shares of gold. We launched an MCP Claude connector, so I think there are customers who can connect Context protocol. on MCP to Claude और portfolio के साथ connect कर सकते हैं. They can Cowork ask and any Neo. Cloud Cowork and Neo. Neo. So Neo also has a AI bot. मैं उसकी भी बात करता हूँ. Please, But I think we have given clients an option to connect their entire Neo. They can log into Claude with their credentials, and then the portfolio they can ask any question to Claude Wow. about their portfolio. So That's fast. this is one thing that we have done. In our own app Neo as well, we have a AI bot called NeoMe. NEOME, NeoMe. You can ask any question to NeoMe, and we are very proud of the bot that we opened. It has guardrails. As brokers, I can't recommend any and every stock, so it will give you all details of all stocks that we research. We research about 300 plus stocks. तो आप उसके बारे में जो It's like a trained AI bot. trained AI bot on the 300 stocks that we research. So you can ask मैं कौन सा stock लूँ, कब लूँ, किस price पे लूँ. It will tell you everything that it has in the research about that stock. It will not create a portfolio for you because we are not supposed to create portfolios for you. But any market research that you want, it will give you completely. One mutual fund you want to know which are the top 5 mutual funds, gold ETFs, by AUM with the cost बहुत ratio. fast adapt किया आपने फिर. It will give you everything. So I think we have a very strong bot, but I think AI is supposed to change. I think people, if they don't adopt to AI, I think they will be left behind. So I think AI most important thing, and I think in our firm as well, I think all employees are pushed to use AI in their general work, and I think adoption will come. I think over a period of time. थोड़ा ऐसा largely it will improve productivity. I don't think there is a worry on job losses here, but I think it will increase productivity manifold. I think it will also help in bringing the cost down. Cost coming down will be a little later, but I think AI will help improve productivity, and a lot of places. एक तो front end पे मैंने NeoMe दे दिया customers को, but at the back end also there are a lot of projects that we are doing where we are using AI to make things faster. On the call center side, we are trying to use AI where a bot can help a customer and you don't need a Automatic voice. calling and all that. Automatic calling, faster, more calls, and people needed to train those bots. So I'm saying that is what we are doing, but I think AI will have a impactful change. 10 years down the line, I think the world will be a different place than it is now. So basically now if I'm wanting to buy a stock and मुझे research करनी, मुझे पूरा 300 पेज का डॉक्यूमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है. I can go to the NeoMe bot, talk to it, understand Absolutely, what it is, and just buy it. absolutely, absolutely. See, stock market के लिए, if you have any question, NeoMe will answer. You have a portfolio, and you can say, NeoMe, can you analyze my portfolio? It will analyze in portfolio and tell you that you have concentration, you don't have diversification.
it will give you all details of your portfolio. If you want to dig more, you can ask more questions, and you can know everything. The way any chatbot, Right. any AI bot works, it works exactly the same way. And if you want to know कि यार ये market गिरा हुआ है, give me, I mean, you can ask screeners. You can say, can you tell me top 10 stocks in the mid cap space which have an ROE above 25%, zero debt, cash balance. You can ask any question and it will screen those 5 stocks and give it to you, and then you can decide which one to put money in. And do I have to be a customer for this, or like मैं ऐसे भी use Neomi is inside the Neo app, कर exclusive? so you need to be a customer and have a Neo app. Only then you can use Neomi. And we've seen the adoption growing. We launched the beta some time back. It is still not there on the face of it, but a lot of customers are now using it. Those who are using it are using very regularly, because I think it makes slightly a life little easier for you. Of course. And it helps you screen stocks. But it's a tool which will tell you, अगर आप उसको पूछ लो कि यार give me companies which are above 1 lakh crore market cap, they don't have any debt, they are growing at this pace with PE more than अपने principles डाल दो answer. PE below 30, it will just screen those stocks and give it to you. You say this a lot. Change before you have to. Yes. हाँ, Where have you read this? बस पता है कहीं तो तूने पढ़ा है. Yeah, it is something that I change, and I क्या tell, मतलब क्या? What's the I philosophy? say a lot with our employees, as in the firm. I tell one statement multiple times, that if the rate of change on the inside is slower than the rate of change on the outside, your end is near. So I'm saying, if you will not move faster than your competition, I like it. Yeah. you have to move faster than it's not my coined line, but I think it is just that you have to move faster than the competition. You may be behind, but you can catch up to the competition only when you move faster than the competition. And I think this is the philosophy I have. You have to change before you have to. I think you have to adopt change. If you don't adopt change, if you fight change, it doesn't work. Done. Awesome. Thank you very much. Thank you, Ayush. Real तुम्हारा मजा pleasure. आया. तुझसे मिलके बहुत अच्छा लगा. Thank you very much. गाइस, अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो आप आई बटन में क्लिक करके हमारी बाकी फाउंडर वाले पॉडकास्ट भी देख सकते हो. हम एक से बढ़कर एक अलग अलग इंडस्ट्री में फाउंडर डीप डाउन पॉडकास्ट करते हैं. एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स.